हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एस मनी, आप सारे बच्चों का प्यारा सा फिजिक्स टीचर। और डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर के एक और लेसन में आप सारे बच्चों का मोस्ट वेलकम करता हूं। मेरे डियर स्टूडेंट्स, यहां जो टॉपिक आपको लिखा हुआ दिख रहा है, आप ये पढ़े हुए हैं। आप तो बोलोगे एस मनी सर आज सेल्फ इंडक्शन पढ़ाने वाले हैं। सर हम तो सेल्फ इंडक्शन पहले से पढ़े हुए हैं सर। आप बोलिएगा एस मनी सर आप सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ाने वाले हैं। वो तो हम पढ़े हुए हैं सर। मैं जानता हूं बच्चे, मैं जानता हूं कि आप सेल्फ इंडक्शन ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, बट परंतु मेरे बंधु वो एक उसका पार्ट था और ये एक अलग पार्ट है। मतलब सेल्फ इंडक्शन अपने आप में एक लंबा टॉपिक होता है, इसलिए जो पिछले क्लास में या पीछे के क्लासेस में जो हम लोगों ने पढ़ा है वो इसका एक पार्ट था। अब हम लोग उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। जैसे क्या करेंगे सुनिए, ये डिवाइस तो आप लोगों को पता ही हो गया होगा कि इंडक्टर है। अगर आप रेगुलर नहीं करते तो पहले रेगुलर करना शुरू कीजिए, नहीं तो आता पता लपता होगा। तो मैंने क्या बोला आपसे, मैंने बोला कि ये डिवाइस तो आपको पता हो गया होगा कि इंडक्टर है। तो अब क्या पढ़ेंगे मेरे बच्चे कि अगर हमारे पास इंडक्टर है और हम लोग इंडक्टर को अगर सीरीज में जोड़ देंगे, दो इंडक्टर को, तीन इंडक्टर को, या पैरेलल में जोड़ देंगे, दो को, तीन को, या जो भी है, तो कितना इक्विवेलेंट इंडक्टेंस आएगा। जैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता था ना, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता था ना, सेम तरीके से यहां भी इक्विवेलेंट इंडक्टेंस की वैल्यू आती है। तो कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि कल हम चिल्ला चिल्ला कर बोले थे, देखिए कि आपका जो इंडक्टर है, इस इंडक्टर में मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होता है। याद आ रहा आपको, कल मैं खूब जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर बोला था कि आपका ये जो इंडक्टर दिखाई दे रहा है, इस इंडक्टर में मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होती है। तो दूसरी बात ये भी है बच्चे कि मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होगी तो उसका वैल्यू कितना होगा ना। जैसे कैपेसिटर में एनर्जी हाफ CV स्क्वायर स्टोर होता था, हाफ CV स्क्वायर, तो यहां भी कुछ ना कुछ स्टोर होगा, तो उसका भी डेरिवेशन देखेंगे। अच्छा इतना ही नहीं, मैंने कल कहा था कि सोलेनॉइड भी अपने आप में एक इंडक्टर होता है, याद कीजिए। तो सोलेनॉइड का इंडक्टेंस कितना होगा, जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता था तो उसका कैपेसिटेंस होता था ना ये सोलेनॉइड वाइडी, या स्फेरिकल कैपेसिटर होता था उसका कुछ कैपेसिटेंस आता था, और स्फेरिकल कंडक्टर का अलग कैपेसिटेंस आता था। सेम तरीके से मेरे लॉयन, हमारा जो सोलेनॉइड होता है वो भी अपने आप में एक इंडक्टर होता है, या कोई भी कॉइल अपने आप में इंडक्टर होता है, तो उसका इंडक्टेंस का वैल्यू क्या होगा। फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो आज का बाउंड्री लाइन क्लियर है। मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि अगर इंडक्टर सीरीज पैरेलल में है तब कितना इक्विवेलेंट आएगा, दूसरा एनर्जी कितनी स्टोर करेगी, और तीसरा क्या एनर्जी कितनी स्टोर करेगी। उसके बाद थर्ड में क्या, थर्ड में ये मेरे बच्चे कि हमारा इंडक्टर है सोलेनॉइड भी, तो उसका इंडक्टेंस कितना होगा, या और भी कोई कॉइल है जो इंडक्टर का काम कर रहा है तो उसका इंडक्टेंस का वैल्यू सबका कितना कितना आएगा। तो आज के लिए क्लास के लिए रेडी हैं? तो चलिए आज हम लोग सेल्फ इंडक्शन को आगे बढ़ाते हैं, और मैं करता हूं इस फिगर को साफ साफ। क्या करूं, पहले मैं रिवीजन करवा देता हूं लास्ट क्लास वाला। आप लोग कल क्या पढ़े थे पीछे के क्लासेस में, आपने पढ़ा था कि अगर कोई भी कॉइल इस तरीके से है या इस तरीके से है तो इसे हम लोग इंडक्टर बोलते हैं, याद आ रहा है। और मैंने कहा था कि जब इससे करंट बहेगा तो करंट बहने के कारण एक तरीके से ये जो कॉइल है ये भी चुंबक का काम करेगा, मैग्नेट का। कैसे काम करेगा मैग्नेट का, मैं ऑलरेडी आप लोगों को मेरे लॉयन, मेरे शेर, मेरे बहादुर पढ़ा चुका हूं कि अगर करंट बहेगा इससे तो ये अपने आप में, मैं कह रहा हूं ये अपने आप में एक इंडक्टर का काम करेगा, कि अपने आप में ये इंडक्टर का काम करेगा। मेरी बातें समझ में आ रही होगी मैं क्या कर रहा हूं। तो ये अपने आप में एक इंडक्टर का काम करेगा, और इंडक्टर तो है ही, साथ साथ में ये चुंबक का काम करेगा। तो चुंबक का काम करेगा तो एक इन नॉर्थ पोल का, एक इन साउथ पोल का। और मैं चिल्ला चिल्ला के बोला था कि इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, याद आ रहा है किन्हीं को। और मैं ये भी कहा था मेरे बच्चे, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसमें मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर होता है, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होता है। तो मैं बताया था कि ये इंडक्टर अपने आप में एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करता है। दूसरा मैंने क्या कहा था,
दूसरा मैंने कहा था कि अगर करंट का वैल्यू हम बढ़ाएंगे, मतलब चेंज करेंगे करंट का वैल्यू, सिंपल वे में करंट का वैल्यू अगर हम चेंज करेंगे तो करंट का वैल्यू बढ़ाने के बाद इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये भी बढ़ेगा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर में बढ़ता है मेरे लॉयन में, फिर से कर रहा हूं, अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर में बढ़ता है मेरे लॉयन, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने के कारण अंदर में फ्लक्स बढ़ेगा, यानी फ्लक्स चेंज होगा। और जब फ्लक्स चेंज होगा तो कॉइल के इस एंड पर एक दूसरा वोल्टेज ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा, याद कीजिए ईएमएफ। और ये ईएमएफ चाहेगा कि जो करंट बढ़ रहा है उसे बढ़ने ना दे, क्यों? क्योंकि करंट बढ़ने के कारण फील्ड बदल रहा है, इसलिए उल्टा डायरेक्शन में एक दूसरा ये करंट बहाएगा, ये जो ईएमएफ डेवलप हुआ वो, और बढ़ते हुए करंट को रोकेगा। सेम तरीके से मैंने कहा था अगर यहां करंट कमेगा तो करंट कमने के कारण भी अंदर का जो फ्लक्स है वो चेंज होगा, यानी कमेगा। तो फ्लक्स चेंज होगा तो हम लोग को पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर है और हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यही कहता है कि जब कोई भी कॉइल में फ्लक्स चेंज हो तो फ्लक्स चेंज होने के कारण, किसी भी कॉइल में जब फ्लक्स चेंज हो तो फ्लक्स चेंज होने के कारण मेरे लॉयर, मेरे शेर, मेरे बहादुर, कि इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है, वोल्टेज इंड्यूस्ड हो जाता है। और जो हमारा ईएमएफ या जो हमारा वोल्टेज इंड्यूस्ड होता है वो इस तरीके से इंड्यूस्ड होता है कि जिस वजह से भी फ्लक्स चेंज हो रहा है उसको ये रोके। तो फ्लक्स यहां क्यों चेंज हो रहा है? करंट कमने के कारण, याद आ रहा है? करंट कमने के कारण फ्लक्स चेंज हो रहा है ना, इसलिए ये सपोर्ट करेगा करंट को, याद कीजिए। ये देखिए ये क्या करेगा? सपोर्ट, मतलब करंट को कमने नहीं देगा। ओके, तो ये चीजें हम लोग लास्ट क्लास में अभी तक पढ़ चुके हैं। अच्छा, एक फॉर्मूला और आया था कि जो कुंडली है, ये जो कॉइल है, इससे पास करने वाला टोटल फ्लक्स का वैल्यू ये लाई होता है। किसी को याद है? मैंने कहा था चिल्ला चिल्ला के, मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई, इस कॉइल से पास करने वाला फ्लक्स करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा करंट बहेगा, ये जितना ज्यादा करंट बहेगा उतना ही अधिक इससे फील्ड जनरेट होगा। और जब उतना ही अधिक फील्ड जनरेट होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सोलेनॉइड के लिए फील्ड होता है म्यू नॉट एन आई, तो जितना अधिक करंट होगा फील्ड भी उतना ही अधिक होगा। और जब मैग्नेटिक फील्ड अधिक होगा तो फ्लक्स अधिक होगा। तो मैंने कहा था कि जो फ्लक्स होगा वो करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और इक्वल आएंगे तो कांस्टेंट होगा एल आई, और एल आई को ही बोलते थे सेल्फ इंडक्टेंस। याद कीजिए, सेल्फ इंडक्शन तो इस घटना को बोलते थे कि अपने आप में करंट चेंज होने के कारण एक दूसरा करंट बहना, तो ये तो सेल्फ इंडक्शन था। लेकिन एल को बोलते थे सेल्फ इंडक्टेंस, और फाई इक्वल टू एल आई था। याद करने के लिए मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था कि जैसे कैपेसिटर में हम लोग पढ़ते हैं Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, इक्वल लाने पे Q इक्वल टू C भी करते हैं, और C को कैपेसिटेंस बोलते हैं, और वैसे ही यहां L को हम लोग बोलेंगे इंडक्टेंस। क्लियर हुआ बहादुर? मेरे बहादुर बच्चों को ये बातें क्लियर हुई? जल्दी बताइए मेरे बहादुर बच्चों को ये बातें क्लियर हुई? जी सर, जी सर, जी सर। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं मेरे शेर, और आगे बढ़ के आज के क्लास को आगे और बढ़ाते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात और मेरे दिल में याद आ रहा है कि एक फॉर्मूला और आया था। कैसे? आप लोग को याद है? फराडे का सेकेंड लॉ ये कहता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो ई होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ, इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू हमारी होती है माइनस डी फाई बाई डी टी। फराडे का सेकेंड लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। और फाई का वैल्यू एल आई जब यहां रखेंगे तो माइनस फाई का वैल्यू एल आई होगा, एल उछलकर कांस्टेंट बाहर आ जाएगा तो आ जाएगा माइनस एल गुना डी आई बाई डी टी। तो एक फॉर्मूला ये आया था, दूसरा आ गया ईएमएफ इक्वल टू, और ये सब पे क्वेश्चन भी किए थे तो आपको याद हो गया होगा, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं याद हुआ होगा, ये सब पे क्वेश्चन भी किए थे। ओके, तो मेरी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी मेरे शेर, मेरे लॉयन, मेरे बहादुर। अब मैं करता हूं इसे साफ, और साफ करके आज के क्लास को बढ़ाता हूं आगे। चलिए, तो आप लोग हेडिंग कीजिए, या तो सेल्फ इंडक्शन 2 के नाम से हेडिंग कीजिएगा तो कर लीजिए सेल्फ इंडक्टेंस 2, इंडक्शन 2, और नहीं सेल्फ इंडक्शन 2 के नाम से हेडिंग करते हैं तो अगर अब हेडिंग कीजिए, ऐसे ही छोड़िए, हेडिंग कीजिए कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर। इस डिवाइस को इंडक्टर ही बोलते थे ना, और इसका प्रॉपर्टी होता था सेल्फ इंडक्टेंस एल। तो हेडिंग कीजिए कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर, और सबसे पहले हम लोग इंडक्टर का
देखेंगे, कोई भी देख लीजिए, सीरीज देख लीजिए, पैरेलल देख लीजिए, जो आपकी मर्जी है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर। हेडिंग कर लिया कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर, उसके नंबर 1 में कीजिए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर, कीजिए नंबर 1 में हेडिंग सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर। हिंदी में बोला जाता है उसको प्रेरक का श्रेणी क्रम संयोजन, हिंदी में सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर। इंडक्टर को हिंदी में बोलते हैं प्रेरक, ठीक है। चलिए फॉर्मूला याद रखिएगा, प्रूव करने में आसानी होगा, नहीं तो फिर तकलीफ होगा, दिक्कत हो जाएगा। चलिए ठीक है, कर लिए कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर मेरे बच्चे? जी सर कर लिए। चलिए तो हम क्या करते हैं मेरे लॉयन, सबसे पहले नंबर 1 में करना है सीरीज कॉम्बिनेशन, फिर पैरेलल भी देख लेंगे, दोनों देख लेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके तो देखिए मान लीजिए हमारा 2 इंडक्टर ले लीजिए, 3 लीजिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 ही लेते हैं। चलिए एक इंडक्टर, फिर हमारा 2 इंडक्टर, और फिर हमारा ये 3 इंडक्टर। देख रहे हैं 1 2 3 इंडक्टर है, तीनों को हम सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दिए। किसी भी चीज से कनेक्ट करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तीनों को हमने क्या किया है सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दिया है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। अच्छा एक बात मुझे और बताइए, एक बात और मुझे बताइए कि रजिस्टर के सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या फॉर्मूला होता था, ये बताइए रजिस्टर का। क्योंकि अभी बता दूं कि जो रजिस्टर के सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता था मेरे लॉयन, मेरे शेर, मेरे बहादुर, वही यहां इंडक्टर के भी सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है, तो अलग नहीं होता। फिर से मैं कह रहा हूं, जो रजिस्टर के सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला था इक्विवेलेंट का, सेम तरीके से यहां इंडक्टर का भी होता है। और इतना ही नहीं, मैं बोल दूं जो रजिस्टर का पैरेलल आता था यहां भी उतना ही होता है, सेम होता है। चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूं, एक सेकंड रुकिए, बहुत ज्यादा इंक है। यस चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूं। देखिए मान लीजिए मैंने इंडक्टर कनेक्ट करा, ऐसे करके 2 3 इंडक्टर, 2 3 जितना भी कनेक्ट करना है कर दीजिए। और इसके बीच का जो ईएमएफ है हमारा मान लीजिए E1 है, इसके बीच जो वोल्टेज उत्पन्न हुआ वो E1 है। ओके इसके बीच जो ईएमएफ है हमारा E2 है, और इसके बीच मान लीजिए हमारा ईएमएफ E3 है। अच्छा किन किन बच्चों को याद है कि जो टोटल ईएमएफ होगा वो E1 प्लस E2 प्लस E3 होगा? ये किन किन को याद है जल्दी बताइए कि S1 सर यहां जो टोटल ईएमएफ होगा, क्योंकि सीरीज में है तो सीरीज में मैं करंट चैप्टर में ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया हूं कि जो टोटल ईएमएफ होगा वो E1 प्लस E2 प्लस E3, यानी यहां से यहां तक का जो ईएमएफ होगा, यानी जो विद्युत वाहक बल होगा, वोल्टेज होगा, जो बोलना है वो बोलिए, इसका ईएमएफ प्लस इसका प्लस इसका। तो इसी कॉन्सेप्ट्स को हम लोग लेकर चलेंगे बच्चे, इसको प्रूव करने में, यही कॉन्सेप्ट। ओके तो सबसे पहले बताइए, अगर मैं पहले इंडक्टर के लिए लिखूं, देखिए और सबसे करंट तो सेम बहेगा, अगर आई करंट जा रहा है तो आई तो सबसे सेम बहेगा, आई सबसे सेम, ये देखिए आई सबसे सेम। ओके सीरीज में है ना, सीरीज में है तो करंट सबसे ना सेम बहेगा बच्चे। इसका इंडक्टेंस L1 ले लेते हैं, इसका इंडक्टेंस L2 और इसका इंडक्टेंस हम L3 लेते हैं। ओके तो फॉर फर्स्ट इंडक्टर बताइए मुझे, फर्स्ट इंडक्टर के लिए क्या फॉर्मूला लिखूंगा, पढ़े हैं आप लोग? सोचिए फॉर फर्स्ट इंडक्टर अगर फॉर्मूला लिखूं तो मुझे बताइए जल्दी से कि E1 का वैल्यू कितना आएगा, -L1 इंटू DI/dt। कब पढ़े ये फॉर्मूला, पढ़े हैं क्या आप लोग? इंडक्टर के लिए फॉर्मूला पढ़े हैं ना कि E इक्वल टू -L इंटू DI/dt होता है। अभी भी मैंने बताया और पीछे क्लास में बताया हूं कि हम लोग जानते हैं फैराडे के लॉ से कि E इक्वल टू -d∅/dt होता है। फाई की वैल्यू Li हम लोग जानते हैं इंडक्टर में, L हमारा बाहर आ जाएगा तो L बाहर आ जाएगा, तो बचेगा DI/dt। देखिए तो ईएमएफ की वैल्यू -L इंटू DI/dt सबको पता है, आप सारे बच्चों को पता है। तो मैं क्या कर रहा हूं कि पहले देखिए स्टेप पहले बता दूं, मैं क्या कर रहा हूं कि पहला जो हमारा इंडक्टर है उसके लिए E1 निकालेंगे। क्या करेंगे, E1 निकालेंगे। दूसरा इंडक्टर है उसके लिए हम E2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, E2 निकालेंगे। और तीसरा के लिए E3 निकालेंगे, और तीनों को जोड़ देंगे तो टोटल ईएमएफ निकल जाएगा, काम हो जाएगा। ओके तो E1 का वैल्यू -L इंटू DI/dt हो जाएगा, ये -L1, L की जगह पर L1 होता है ना, इक्वल टू -L इंटू DI/dt।
तो पहला इंडक्टर के लिए ईएमएफ कितना E1, एल कितना L1, और करंट तो सबसे सेम है तो आई रख लिए। करंट सबसे सेम है तो सबके लिए आई रहेगा, इसके लिए एल L1 E1 ओके। अच्छा सेकंड के लिए बताइए, फॉर सेकंड इंडक्टर की बात करूं तब मेरे लॉइन, सेकंड इंडक्टर के लिए E2 इक्वल टू क्या होगा ये बताइए, E2 इक्वल टू हो जाएगा -L2 इंटू di/dt। सही लिख रहा हूं ना। और थर्ड इंडक्टर, बस कोई भी प्रूव करने वाला में की पॉइंट होता है, एक जड़ होता है, जड़ छोटा सा पॉइंट, उसे पकड़ना है। इसमें क्या पॉइंट है कि E1 प्लस E2 प्लस E3 टोटल E के बराबर होगा, बस उससे काम कर लेंगे। तो यहां हमारा E3 कितना आ जाएगा, -L3 इंटू di/dt। अच्छा इक्विवेलेंट ईएमएफ के लिए कितना होगा, अगर मैं इक्विवेलेंट सर्किट की बात करूं तो, फॉर इक्विवेलेंट सर्किट ये बताइए जल्दी से, तीनों को अगर मिला लें तो इक्विवेलेंट सर्किट के लिए, एक सेकंड, सर्किट के लिए E इक्विवेलेंट कितना होगा बताइए, -L इक्विवेलेंट इंटू di/dt, क्योंकि तीनों के बदले एक। इक्विवेलेंट किसे बोलते हैं, पहले हम लोग रजिस्टर में पढ़े, कैपेसिटर में पढ़े, इक्विवेलेंट किसे बोलते हैं, तीनों इंडक्टर के बदले जो एक सिंगल इंडक्टर होगा। तो तीनों इंडक्टर के बदले अगर एक सिंगल इंडक्टर रख देंगे बच्चे तो उसका इंडक्टेंस हो जाएगा, उसको तो हम लोग एल इक्विवेलेंट बोल रहे हैं, जिसका मान हमको निकालना है। तीनों के बदले एक इंडक्टर कर दिए, यानी तीनों मिला के जो इक्विवेलेंट है उसको एल इक्विवेलेंट कर दिए ओके। और तीनों मिला के जो टोटल ईएमएफ उत्पन्न होगा E1 प्लस E2 प्लस E3 टोटल, उसको E इक्विवेलेंट कर दिए। और करंट तो तीनों से सेम ही बह रहा है ना, आई सीरीज में, पता है ना कि सीरीज में जो टोटल सर्किट से करंट बहता है उतना इंडिविजुअल से बहता है, आपको पता होगा। यहां भी करंट आई जा रहा है और इससे भी टोटल करंट तो खैर आई ही है, तीनों के बदले तीनों से आई ओके। ठीक है, ये फॉर्मूला निकल गया। अब हम लोग इसके बाद अपना पैतरा बदलेंगे। क्या पैतरा बदलेंगे बताइए। अब आपको दिख रहा होगा कि कैसे प्रूव करेंगे, क्या पैतरा बदलेंगे भैया, ये जो E इक्विवेलेंट का वैल्यू है मेरे भैया, वो कितना होगा भैया, E1 प्लस E2 प्लस E3 के बराबर होगा भैया। सही बोल रहे हैं भैया, ए भैया सही बोल रहे हैं ना। हाँ चलिए तो देखते हैं। आल्सो हम लोग को पता है कि E इक्विवेलेंट का जो वैल्यू होता है ये E1 प्लस E2 प्लस E3 के बराबर होता है ओके। तो E इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आया, -L इक्विवेलेंट इंटू di/dt, सबका मान पुट कर रहे हैं वैल्यू। E1 का वैल्यू कितना आया, -L1 इंटू di/dt, L1 इंटू di/dt। बढ़िया से लिखिएगा, ऐसा नहीं गलती हो जाए, गलती बहुत लिखने में होता है, मुझसे भी होता है। प्लस E2 का वैल्यू कितना आया, E2 का वैल्यू -L2 इंटू di/dt, और E3 का जी -L3 di/dt। बस हो गया प्रूफ, यही तो करना था, हो गया प्रूफ। di/dt कॉमन होकर सबसे कट जाएगा, खाट इधर आया -L इक्विवेलेंट इक्वल टू -L1 -L2 -L3, माइनस कॉमन लेके काट कर देंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो पूरा कट हो जाएगा, यानी L इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आ जाएगी वो L1 प्लस L2 प्लस L3 आ जाएगा। आइडिया लगा मेरी बातें, क्लियर हुई मेरी बातें। वैसे इसका ऐसा नहीं कि एग्जाम में डेरिवेशंस पूछता है, लेकिन हाँ आपके कॉन्सेप्ट्स के लिए जानना बहुत जरूरी है। मैं बार बार आपसे कहता हूं, हर बार कहता हूं, क्या कहता हूं, हर बार कहता हूं मेरे बच्चे कि सच में अगर कॉन्फिडेंस से फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं कि आपसे सारा क्वेश्चंस बने, तो आपको वजह के साथ डेरिवेशंस पता होना चाहिए। चाहे आप किसी भी कंपटीशन का क्यों ना तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन क्यों न कर रहे हैं, बहुत जरूरी है बच्चे, बहुत जरूरी है कि आपको डेरिवेशंस पता होना चाहिए। डेरिवेशंस पे अच्छा कमांड रहेगा तब जाके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन डेरिवेशन से आता है कि कैसे करके निकला। जैसे देखिए यहां पे कॉन्सेप्ट्स क्या हो गया कि E इक्विवेलेंट की जो वैल्यू होगी E1 प्लस E2 प्लस E3 के इक्वल होगा, तो वो कॉन्सेप्ट्स हो गया ओके। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में लिखिए, तामझाम कीजिए। सबसे पहले लिखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में, आरदे कर लिखिए लेट थ्री इंडक्टर
of inductance L1, L2 and L3. Let 3 inductor of inductance बोलिए या सेल्फ इंडक्टेंस बोलिए। इंडक्टर का इंडक्टेंस खुद का बोल रहे हैं, अकेले तो सेल्फ ही होता है। तो लिख लिए लेट 3 इंडक्टर ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L1, L2 and L3 connected in series combination. Connected in series combination. And current through them and current passes through inductor is I. Connected in series combination and current passes through inductor is I. मतलब जो हमारा इंडक्टर है इससे हमारा I करंट पास कर रहा है। कितना करंट? I, ओके। करंट पासेस थ्रू इंडक्टर इज I। इंडक्टर से हमारा I करंट पास कर रहा है। क्लियर हुई मेरी बातें? आइडिया लग रही है मेरी बातें मैं क्या कह रहा हूं? यस सर, यस सर। उसी में लिखे फुल स्टॉप के बाद इंड्यूस्ड ईएमएफ Induced EMF for inductors are E1, E2 and E3 respectively. E1, E2 and E3 respectively. हो गया E1, E2 and E3 respectively। बस अब आप लोगों को क्या करना है, फिगर ड्रॉ करके यहां से यहां नोट करके यहां तक नोट करना। छोटा सा डेरिवेशन देख लीजिए। तो आप 2 के लिए भी प्रूफ कर सकते हैं, मैंने 3 के लिए किया, आप 2 के लिए भी कर सकते हैं। और की पॉइंट वही पहले के लिए E इक्वल टू, आप लोग को फॉर्मूला पता है, L इंटू DI/dt होता है। तो पहले के लिए लिखेंगे तो E1 इक्वल टू माइनस L1 इंटू DI/dt। दूसरे के लिए, तीसरे के लिए इक्विवेलेंट के लिए करेंगे तो करंट तो सेम होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सबके लिए सेम होता है। तो तीनों को मिला के अगर एक भी बना देते हैं तो भी करंट I आएगा, तो यहां से I ही जाएगा। तो चीजें सेम है, ओके। तो यहां से ये लेकर यहां तक आप नोट कीजिए जल्दी से। फिर हम लोग पैरेलल देखते हैं। जल्दी से नोट कीजिए सर, जल्दी से। मैं साइड हटता हूं, नोट कीजिए मेरे बच्चे। अरे वाह, नोट कर लिया आपने, ओके। चलिए नंबर 2 में कीजिए पैरेलल कॉम्बिनेशन। कीजिए नंबर 2 में भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन। नंबर 2 में पैरेलल कॉम्बिनेशन नंबर 2 में, ओके। नंबर 2 में पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो चलिए इससे पहले फिगर साफ करते हैं और साफ करके आपको पैरेलल पढ़ाते हैं। पैरेलल में की पॉइंट क्या होगा? यहां तो की पॉइंट था कि E1 प्लस E2 प्लस E3 टोटल E के बराबर होगा। पैरेलल में क्या होता है? I1 प्लस I2 प्लस I3 टोटल I के बराबर होगा। याद आ रहा है? पैरेलल में करंट अलग अलग भाग में टूटता है, याद कीजिए। फिर से मैं आपके लिए चिल्ला कर बोल रहा हूं, आप लोगों के लिए, आप सारे बच्चों के लिए, क्या कि पैरेलल में हमारा करंट है वो हमारा अलग अलग भाग में टूटता है। पैरेलल में करंट, ओके। चलिए तो इसे करता हूं साफ, और साफ करके आगे बढ़ता हूं। ये देखिए, समझिए मेरी बात को। तो ये हमारा इंडक्टर है मेरे बच्चे, ये देखिए इंडक्टर है, ओके। पहला, दूसरा इंडक्टर है, टक 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 टक। और ये हमारा तीसरा इंडक्टर है, टक 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 टक। ये देखिए टक। और मान लीजिए पूरे सर्किट से I करंट जा रहा है। कितना जा रहा है? I। तो I जाने के कारण मान लीजिए पहला में I बन गया, इसमें 3 भाग में टूटेगा ना। आप ऐसे नहीं तो ऐसे करके बना सकते हैं जैसे बनाया जाता है। ऐसे नहीं बनाना चाहते, चलिए कोई बात नहीं, छोड़िए, ऐसे मत बनाइए। तो पैरेलल को जैसे दिखाइए, ऐसा थोड़ी है कि एक ही तरीके से, जैसे दिखाइए। आप लोग को ऐसे में अनपच हो जाएगा, पचेगा नहीं। ये लीजिए, इसी का तलाश कर रहे थे कि सर पैरेलल होना चाहिए। लीजिए, सेम है ना, अलग थोड़ी है। दोनों वैसे जोड़िए, ऐसे जोड़िए, सेम ही है ना। तो मैंने क्या बोला कि सर्किट में मान लीजिए I करंट जा रहा था, ओके। तो I इसमें गया I1, इसमें गया I2 और इसमें गया हमारा I3। 3 भाग में डिवाइड हुआ। और वैसे ही सेम तरीके से यहां भी, कि उसमें गया I1 तो इधर से आएगा I1, गया I1 तो आएगा ना I1, इसमें आएगा I2, इसमें आएगा I3, बस। और यहां पे टोटल करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हमारा I हो जाएगा। तो बताइए, पहला इंडक्टर से करंट I1
और इंडक्टेंस हमारा कितना है L1, दूसरा से इंडक्टेंस L2, तीसरा से इंडक्टेंस L3। और ध्यान देने वाली बातें हैं कि तीनों के तीनों हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इसी बात को की पॉइंट रखना है। नहीं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पहला तो पॉइंट ये हो गया क्या कि I1 प्लस I2 प्लस I3 का मान I के बराबर होगा। और दूसरा की पॉइंट क्या हो गया ये बताइए जल्दी से, दूसरा पॉइंट की पॉइंट क्या हुआ? दूसरा की पॉइंट ये हुआ कि सारे इंडक्टर के लिए ईएमएफ सेम होगा, बिकॉज दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। आपको ही पता है, मुझे भी पता, हम सबको पता है कि अगर इंडक्टर पैरेलल में होता है तो सब के लिए ईएमएफ की वैल्यू सेम होती है। तो मान लेते हैं इसका भी ईएमएफ ई, इसका भी ई, इसका भी ई, और तीनों के बाद जो इक्विवेलेंट आएगा वो भी पैरेलल में है, तो सब के सब तो ई ही ना हो जाएगा। अगर करंट वगैरह सब बहुत बढ़िया से पढ़े हैं, बहुत बढ़िया से, तो बिल्कुल मजा आएगा आपको पढ़ने में, कहिएगा अरे वाह क्या बात है। मैं कह रहा हूं कि अगर करंट वगैरह बहुत बढ़िया से पढ़े हैं तो पढ़ने में मजा आ जाएगा, बोलेगा अरे वाह सच में इट इज वेरी गुड, बोलेगा इट इज वेरी गुड, वेरी बेस्ट, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है कीजिएगा। और अगर करंट वगैरह बढ़िया से नहीं पढ़े होंगे तो हमेशा कहता हूं ना कि पढ़ाई जमा पूंजी होता है। बच्चे तो ऐसे ऐसे 12th में होते हैं जिनको 10 to the power -3/10 to the power -8 कट नहीं करने आता है। तो पहले उनका, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि वो ये दिमाग का कमजोर है, नहीं, बस अंतर ये कि वो पहले से कैलकुलेशन नहीं किए। पहले कीजिए, कैलकुलेशन सीख लीजिए, तब तो इसे पढ़ पाइएगा ना। तो उसमें भी नहीं करना है तो वो भी नहीं करना है, तो नहीं करना है तो कैसे रसगुल्ला घर बैठे थोड़ी ना मिलता है। ऐसा बहुत सारे लोग दुनिया में मिल जाएंगे आपको जिनको घर बैठे रसगुल्ला खाना, उसमें भी पूरा चाशनी से भरा हुआ फुल, एकदम पूरा एकदम रस से डूबा हुआ रसगुल्ला। तो ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे दुनिया में जिनको घर में बैठे रहना लेकिन रसगुल्ला खाना है, एकदम पढ़ना नहीं, लेकिन टॉपर लिस्ट में अपना रैंक देखना है कि हमारा रैंक आया टॉप 10 में कि नहीं आया। तो ऐसे लोग मिलते हैं बहुत सारे, ख्याली पुलाव, ख्याल में ही वो टॉपर बनते रहते हैं। तो बच्चे इसलिए कहता हूं हार्डवर्क एक ऐसा पॉइंट है जिसके जरिए आप आगे जा सकते हैं। अगर आप हार्डवर्क नहीं करेंगे तो सच में कह रहा हूं आप आउट ऑफ फील्ड हो जाएंगे। किसी भी फील्ड में आपको जो हार्डवर्क कर रहा है ना, वो लोग आपको पकड़ के यूं फेंक देगा, फेंका जाइएगा। तो चलिए, फॉर फर्स्ट इंडक्टर की अगर मैं बात करूं मेरे बच्चे, देखिए अगर मैं पहला इंडक्टर की बात करूं, फर्स्ट इंडक्टर की बात करूं, तो फर्स्ट इंडक्टर का ईएमएफ तो ई ही हो जाएगा, इंडक्टेंस एल होगा, करंट I1 होगा, नहीं इंडक्टेंस एल करंट I1। दूसरा के लिए भी ईएमएफ ई है, इंडक्टेंस L2 करंट I2। तीसरा के लिए भी ईएमएफ ई है, इंडक्टेंस L3 करंट I3। देख रहे हैं सारे बच्चे, दिख रहा होगा आपको साफ साफ कि करंट एक के लिए I1 है, दूसरे के लिए I2 है, तीसरे के लिए हमारा I3 है। तो देखिएगा तो आपको खुद आइडिया लगेगा। ऐसा कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, तो एक काम कीजिए आप मेरे बच्चे कि इससे आप, ये निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया, डायरेक्ट आपको क्या करना है, करंट का ऐड करना है ना, करंट का ऐड करना है। तो एक काम कीजिए, पहले di1/dt का वैल्यू निकाल लीजिए। क्या होगा di1/dt, बताइए, यहां से निकालेंगे तो क्या होगा di1/dt, जल्दी बोलिए। di1/dt का वैल्यू यहां से हो जाएगा -e/L1। यहां से di2/dt कितना होगा, निकाल लीजिए। आगे जाके करंट को ऐड करना है ना, जैसे यहां वोल्टेज ऐड किया तो करंट ऐड करेंगे ना, तो यहां हो जाएगा -e/L2। रिजल्ट तो आप लोगों को पता है कि रेजिस्टेंस के जैसा होता है, कैपेसिटर के जैसा नहीं, रेजिस्टेंस के जैसा। अगर di3/dt निकालते हैं तो वो कितना होगा, di3/dt होगा -e/L3। देखिए -e/L3। ओके, और E इक्विवेलेंट की वैल्यू अगर निकाले मेरे बच्चे यहां से, तो E हमारा E इक्विवेलेंट भी E ही के होगा, देखिए E ही होगा। ओके, और यहां से I क्या हो जाएगा, I इक्विवेलेंट होगा, ये देखिए I इक्विवेलेंट, I की जगह पर अब जो इक्विवेलेंट I होगा करंट, वो I1 प्लस I2 प्लस I3 ना होगा, I इक्विवेलेंट। पैरेलल में है तो वोल्टेज तो ही होगा, लेकिन जो टोटल करंट फ्लो करेगा सर्किट से वो I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा। सर्किट से टोटल I1 प्लस I2 प्लस I3 I के इक्वल होगा। ओके, तो ये I भी लिख सकते हैं सिंपल, आप चाहे तो ये I इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो I इक्विवेलेंट जो यहां से निकालेंगे, क्या निकालेंगे, यहां से आप निकालेंगे di1/dt इक्वल टू -e/L इक्विवेलेंट। बस हो गया काम। बताइए इसमें की पॉइंट क्या होगा,
इसमें होगा कि जो टोटल करंट आई इक्विवेलेंट है, यहां आई लिखे तो आई इक्विवेलेंट ही नाम दे देते हैं यहां पे। टोटल करंट जो हमारा आई इक्विवेलेंट है, इसका वैल्यू होगा I1 प्लस I2 प्लस I3। अब हम टाइम के रिस्पेक्ट में दोनों साइड अपने मन से डिफरेंशिएट कर देते हैं ताकि ये रूप में बदल सके। di1 बाई dt या di2 बाई dt, ये निकाल लिया अलग से, di1 बाई dt di2 बाई dt टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे, इसका वैल्यू निकाल चुके हैं, पुट कर देंगे। दोनों साइड अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, di इक्विवेलेंट, मैथ में डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, दोनों साइड डिफरेंस बाई dt इक्वल टू di1 बाई dt प्लस di2 बाई dt प्लस di3। सबका मान पुट कर दीजिए, बस हो गया काम। सबका वैल्यू di इक्विवेलेंट बाई dt का कितना आया है वैल्यू, di इक्विवेलेंट बाई dt का वैल्यू कितना आया है, माइनस ई वाई एल इक्विवेलेंट। ये देखिए माइनस ई वाई एल इक्विवेलेंट, यही ना आया बच्चे। di1 बाई dt का वैल्यू कितना आया ये बताइए, माइनस ई बाई L1, यहां देखिए माइनस ई बाई L1। di2 बाई dt का वैल्यू कितना, माइनस ई बाई L2, और ये कितना, माइनस ई बाई L3। ओके, सॉल्व कीजिएगा तो सबसे पहले तो माइनस ई कॉमन होकर सबसे मर जाएगा, आ जाएगा आपका 1 बाई एल इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई L1। तो ऐसा नहीं कि डेरिवेशंस पूछना है, डेरिवेशन पूछता है एग्जाम में, तो डेरिवेशंस के कॉन्सेप्ट्स को याद रखना है। मेरी बातें समझ में आ रही मैं क्या कर रहा हूं, और रिजल्ट आया वो याद रखना है, कॉन्सेप्ट्स तो याद रखना है कि कैसे हुआ। यहां पे टोटल करंट हो गया तीनों के जोड़ के बराबर, वहां पे वोल्टेज के सम के इक्वल हुआ, बस इतनी सी बातें हैं, और ये रिजल्ट याद रखना है। और अगर आपको रजिस्टर का पैरेलल सीरीज याद है तो वैसे ही यहां वहां R1 R2 R3 होता था, यहां L1 L2 L3 हो गया। क्लियर हुई ये बातें, ये बातें क्लियर हुई बच्चे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी लिखिए, जैसे उसमें लिखे थे, लिखिए नंबर 2 में लिखिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में लिखिए, लेट 3 इंडक्टर are connected in parallel combination, let 3 inductor are connected in parallel combination which self inductance is L1 L2 and L3 respectively, L1 L2 and L3 respectively, and self inductance is L1 L2 and L3 respectively, and current through them, and current through inductors are I1 I2 and I3। current through inductors are I1 I2 and I3। ओके ठीक है, अब इसको यहां से नोट कर लीजिए, यहां तक नोट कर लीजिए, बस क्लियर क्लियर। बस इसमें की पॉइंट क्या याद रखना है कि I1 I2 I3 का जो वैल्यू होगा ये टोटल करंट I इक्विवेलेंट यानी टोटल करंट के बराबर होगा। और ये फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, ईएमएफ सबके लिए सेम होगा, तो di1 बाई dt अलग से, di2 बाई dt अलग से निकाल लेंगे, इसको डिवाइड में इसके, और ये जो फॉर्मूला उसमें एक बार डिफरेंशिएशन लगा देंगे तो इसके जैसा मेकअप हो जाएगा, यानी इसके जैसा रूप ले लेगा, di इक्विवेलेंट बाई dt, di1 बाई dt, di2 बाई dt, di3 बाई dt, उसके जैसा रूप ले लेगा, फिर सबका वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे। ओके, तो मैं साइड में हटता हूं, मेरे शेर, मेरे लॉयन, मेरे बहादुर, आराम से वहां तक नोट कीजिए, तो लास्ट तक वहां तक नोट कीजिए आराम से। ओके, कर लिए नोट। चलिए अब हम लोग, ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल इंडक्टर का। अब थोड़ा सा इंडक्टर में स्टोर एनर्जी का जरा वैल्यू डिराइव कर ले, एनर्जी कितना होता है। पहले मैं बता देता हूं कि कितना एनर्जी स्टोर करता है। जो बताइए मुझे सबसे पहले, यहां पे जैसे कैपेसिटर में तो वोल्टेज अप्लाई करते थे, तो वोल्टेज के कारण हमारा वो क्या करता था, एनर्जी स्टोर करता था। यहां इंडक्टर से करंट बहाते हैं तब एनर्जी स्टोर करता है। सही बोल रहा हूं क्या? इंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू पास करवाते हैं, इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करते हैं,
तब ना उस इलेक्ट्रिक करंट के कारण इंडक्टर का जो टर्न्स है, जो फेरा है, वो अपने आप में एक मैग्नेट के जैसा काम करता है और उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है चारों ओर, जैसा कि सोलेनॉइड में डेवलप होता था। और जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड चारों ओर डेवलप होती है तो आपको पता होगा कि उस मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर होती है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर होती है, सेम तरीके से मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर होती है। कितना? हाफ एल आई स्क्वायर। कितना मेरे बच्चे? एनर्जी स्टोर होती है हाफ एल यानी 1/2 इंटू एल इंटू आई स्क्वायर, जो एनर्जी स्टोर होती है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो मेरी बातें आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ रही होंगी। जैसे वहां हाफ सी भी स्क्वायर होता था, सॉरी मैं क्या क्या बोल दिया, मैंने बोला कि कैपेसिटर में एनर्जी वोल्टेज के कारण हाफ सी भी स्क्वायर स्टोर होता था, याद है? 1/2 इंटू सी कैपेसिटेंस होता था, भी वोल्टेज होता था, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज, और यहां हाफ एल आई स्क्वायर स्टोर होता है एनर्जी। हाफ हो गया हाफ, उसी के जैसा, कैपेसिटर के जैसा। जहां वहां हाफ सी होता था, सी कैपेसिटेंस, तो यहां हो गया हाफ एल, एल हो गया हमारा इंडक्टेंस, और आई हो गया करंट, आई स्क्वायर, वहां भी स्क्वायर तो यहां आई स्क्वायर, तो उसी के जैसा भाई भाई जैसा ये सेम हो जाता है फॉर्मूला। ओके, तो चलिए हेडिंग कीजिए जल्दी से, इसका भी डेरिवेशंस कर लेते हैं। हेडिंग कीजिए कीजिए हेडिंग। ये सब डेरिवेशंस जानना बहुत जरूरी है ना कॉन्सेप्ट्स के लिए। ऐसे ही एग्जाम में बस निकल जाता है, रैंक आता है क्या? ऐसे ही जो ऊपर ऊपर पढ़ता है उसी को हमेशा निगेटिव मार्क होता है एग्जाम में, और वही कभी अच्छा आज तक नहीं कर पाता। ये बात माइंड में रखिएगा, एग्जाम में निगेटिव मार्क, क्वेश्चन गलत करना उसी का होता है जो ऊपर ऊपर शॉर्टकट के चक्कर में रहता है। जो शॉर्टकट के चक्कर में रहा वो समझिए कि उसका खत्म, उसका रिजल्ट खत्म, उसका रिजल्ट का चांस ना के बराबर है। ओके, क्लियर मेरे बच्चे? आगे बढ़ते हैं अब। ओके, आगे बढ़ते हैं। हेडिंग कीजिए आप लोग, हेडिंग कीजिए, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। ओके, चलिए देखते हैं, चलिए प्रूव कर लेते हैं इसको। फॉर्मूला तो मैंने बता दिया, हाफ एल आई स्क्वायर होता है। समझिए मेरी बात, हमारे पास ये इंडक्टर है, इसका इंडक्टेंस एल है और करंट इससे आई जा रहा है। कितना जा रहा है करंट, जल्दी बताइए? इंडक्टेंस एल है और करंट इससे आई जा रहा है। कितना जा रहा है करंट, जल्दी बताइए? आई। ओके ओके, तो करा एनर्जी कितना स्टोर होगा, हाफ एल आई स्क्वायर, आपको पता है। ओके, कैसे प्रूव करेंगे समझिएगा मेरी बात, एक एक स्टेप को समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्या होता है, शायद मेरी बातें आपको धीरे करके आइडिया लगेंगी कैसे एनर्जी प्रूव होता है, तुरंत प्रूव हो जाएगा। छोटा सा डेरिवेशन है, बहुत छोटा सा, एक सेकंड। पहले मैं इसका थोड़ा सा पिक्चर और इमेजेस को वेरीफाई कर दूं आप लोगों के लिए। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं इसे और प्रूव करते हैं इसको, एनर्जी को। अच्छा, मुझे एक बात बताइए मेरे लॉयन, मेरे शेर, मेरे बहादुर, एक बात बताइएगा मुझे जल्दी से कि क्या कि अगर मान लीजिए, सुनिए मेरी बात, देखिए, अगर मान लीजिए इंडक्टर को आपने किसी सोर्स से जोड़ा है और आपने क्या किया, आपने क्या किया ये बताइए? आपने इसमें बैटरी जोड़ा, तो बैटरी क्या करेगा, वर्क करेगा। नहीं, करंट भेजने के लिए बैटरी क्या करेगा, वर्क करेगा। आप लोग को पता कि बैटरी वर्क करता है। बैटरी से अगर क्यू चार्ज फ्लो होता है वी पोटेंशियल डिफरेंस में, तो आपको ही पता है, मुझे ही पता, हम सबको पता है कि वी पोटेंशियल डिफरेंस में जो बैटरी चार्ज भेजता है उसे कारण V = W/Q होता था। तो यहां से जो वर्डन बैटरी करेगा वो V × Q करेगा। याद आ रहा है? dW की बात करें तो dW कितना होगा, V × dQ होगा। याद कीजिए, ये सब आपको याद आ रहा होगा, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आपको मैं समझा दूं कि होता क्या है ना बच्चे, कि जैसे ही बैटरी करंट इसमें भेजना चाहेगा, बैटरी जोड़ेंगे तो करंट भेजना चाहेगा, तो करंट इंक्रीज करेगा। तो इंडक्टर चाहेगा कि हम में करंट ना इंक्रीज हो, इंडक्टर यही ना चाहेगा कि हम में करंट ना इंक्रीज हो, लेकिन इंक्रीज तो करेगा ही करेगा। आप लोग को पता है
क्योंकि बैटरी जोड़े तो करंट इंक्रीज करेगा। तो होगा क्या कि करंट इंक्रीज करने के कारण यहां पे फ्लक्स चेंज होगा, आपको पता है। फ्लक्स चेंज होगा तो इंडक्टर के इंड पर एक वोल्टेज डेवलप हो जाएगा जो चाहेगा कि हम करंट को चेंज ना होने दें। पता है ना कि यहां जो वोल्टेज डेवलप होगा, जो करंट बढ़ रहा है या कम रहा है, वो चाहेगा कि करंट को चेंज ना होने दें। तो करंट को ना चेंज होने दें, इसके कारण, मैं कह रहा हूं इसके कारण ये रोकेगा करंट चेंजिंग को। तो बैटरी को करंट बहाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो ईएमएफ यहां इंड्यूस्ड हुआ उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा करंट भेजने के लिए, क्योंकि करंट तो जाएगा, बैटरी जोड़े तो करंट तो जाएगा। भले ही सुनिए मेरी बात, आपने बैटरी जोड़ा, करंट बहाया, करंट चेंज किया, तो करंट चेंज किया तो इंडक्टर में करंट चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, तो यहां एक वोल्टेज डेवलप होगा ना, ईएमएफ ना। और ये ईएमएफ क्या चाहेगा, ईएमएफ चाहेगा कि हम अपने आप में करंट चेंज होने ना दें। यानी जो इंडक्टर में ईएमएफ हुआ वो चाहेगा कि हम करंट चेंज ना होने दें, फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग या लेज लॉ के अकॉर्डिंग जो बोलिए। तो ईएमएफ ना चेंज होने दें, इसके चक्कर में ईएमएफ ना चेंज होने देने के लिए करंट जो बढ़ रहा है उसको रोकेगा, यानी करंट बहने को रोकेगा, क्योंकि शुरू में तो करंट जीरो था, तो ये रोकेगा ये इंडक्टर। तो जब ये रोकेगा अपोजिंग ईएमएफ जो प्रोड्यूस हुआ, जो रोकेगा करंट बढ़ने को, तो बैटरी को इस ईएमएफ के अगेंस्ट में जो वर्क करेगा ना करंट को भेजने के लिए, वही वर्क इसके मैग्नेटिक एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। यानी सिंपल वे में कह सकते हैं कि यहां जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, सुनिए ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, इस ईएमएफ के अगेंस्ट में जो बैटरी वर्क किया, बैटरी चार्ज यहां ये रोकेगा। ये ईएमएफ इस तरीके से होता है कि करंट को रोकता है, जो करंट बाहर है उसको रोकेगा, क्योंकि पहले जीरो था तो ये रोकेगा, तो बैटरी को वर्क करना पड़ेगा। तो जब बैटरी वर्क करेगा, तो फिर से मैं कह रहा हूं कि बैटरी जब वर्क करेगा करंट भेजने के लिए, तो ये बैटरी यहां जो ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है उसके अगेंस्ट में जो बैटरी वर्क करेगा, वही वर्क इसके मैग्नेटिक एनर्जी में स्टोर हो जाएगी। ओके, क्लियर मेरी बातें, मेरे शेर, मेरे लॉयन, मेरे बहादुर बच्चे? आइडिया लग रही है मेरी बातें? जी सर, चलिए आइडिया लग रही है तो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं, साफ करते हैं इसे। और साफ करके पहले मुझे ये बताइए, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए आप लोग कि इसमें किसमें आपको जो बैटरी को वर्क करना पड़ेगा DW, उस DW का मान आप लोग को पता है कि अगर मान लीजिए DQ चार्ज भेजता है, पहले क्या करेंगे कि DW छोटा सा वर्क निकाल के उसको इंटीग्रेट कर देंगे, वही हमारा एनर्जी में स्टोर होगा। छोटा सा वर्क निकाल के उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो वही हमारा एनर्जी में स्टोर होगा। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, और आपको भी अच्छे से पता है, ये कोई बहुत बड़ी बात है, ऐसा नहीं कि है बहुत बड़ी बात है कि आपको नहीं समझ में होगा। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। तो अगर हम लोग मैग्नीट्यूड के साथ भी ले सकते हैं या फिर उसके उल्टा में भी ले सकते हैं, सारी बात, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। ओ तो DI से यहां से DT कर देंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, वो भी कर सकते हैं, dQ/dt। चलिए चलिए देख लेते हैं, चलिए देखिए बताइए। ओके, तो सबसे पहले हम बैटरी के द्वारा ना छोटा सा चार्ज DQ के लिए वर्क डन निकालते हैं, DQ के लिए। ओके, तो मैं निकालता हूं वर्क डन। ये पहले आपको आइडिया लगा, मैं कर रहा हूं, ये बात आइडिया लगा कि बैटरी यहां जो ईएमएफ होगा उसके अगेंस्ट में, ये जो रोकेगा उसके अगेंस्ट में बैटरी को वर्क करना पड़ेगा, वही वर्क इसके एनर्जी में स्टोर होगा। तो वर्क डन बाय बैटरी फॉर वेरी स्मॉल चार्ज DQ। तो अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड को लेकर चलें तो आपको ही पता है, मुझे ही पता है कि जो DW होता है वो कितना होगा, और इस ईएमएफ के कारण वर्क डन करना पड़ेगा, यहां जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ उसके कारण ना, तो E इंटू DQ के बराबर होगा। ये देखिए E इंटू DQ। क्यों? क्योंकि आप लोग पढ़े हैं मुझसे पहले, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत बार यूज भी किए हैं कि पोटेंशियल V बराबर W/Q होता है, याद है? तो पोटेंशियल V को दिखाइए, पोटेंशियल डिफरेंस, यहां पोटेंशियल डिफरेंस को ईएमएफ बोल रहे हैं तो यहां E से दिखा रहे हैं। यहां से W निकालेंगे तो W जो वर्क होगा वो कितना होगा, वर्क का फार्मूला V इंटू Q, और छोटा सा के लिए वर्क निकालेंगे, छोटा सा चार्ज Q के लिए, DQ के लिए, तो DW हो जाएगा, छोटा सा वर्क को DW दिखाएंगे तो DW कितना होगा, V इंटू DQ। बस आपका काम हो गया। DW यहां से आ जाएगा, DW का मान जो आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा, वो V इंटू हमारा DQ आ जाएगा। बस क्लियर 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 क्लियर, एवरीथिंग इज ओके। तो V का मान बस EMF दिखा रहे हैं, जो EMF इंड्यूस्ड हुआ उसी के अगेंस्ट में बैटरी को वर्क करना पड़ रहा है।
और E का वैल्यू अगर मैग्नीट्यूड में सब देखे तो आपको E का वैल्यू पता है L इंटू डी आई बाई डी टी होता है, पता है ना आप लोग को। इंटू क्या हो गया आपका डी क्यू। देखिए ये आपका क्या हो गया बच्चे, ईएमएफ का वैल्यू मैंने यहां पे रखा, ईएमएफ का वैल्यू हो गया एल इंटू डी आई बाई डी टी। आप लोग को पता है ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो एल इंटू डी आई बाई डी टी होगा, इंटू डी क्यू हो गया। ओके अच्छा, इसे मैं इसको और आगे बढ़ाएं तो एल तो एल है नो डाउट, और डी आई तो डी आई है नो डाउट, और डी क्यू बाई डी टी को एक साथ चिपका देते हैं। तो डी क्यू बाई डी टी को एक साथ चिपका देंगे तो क्या बन जाएगा आई। आप लोग पढ़े हैं इलेक्ट्रिक करंट में, मैं यहां ब्रैकेट में लिख देता हूं, यहां ब्रैकेट में वी नो दैट, इलेक्ट्रिक करंट में पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं बताइए। वी नो दैट क्या पढ़े हैं कि जो आई होता है वो डी क्यू बाई डी टी होता है। इलेक्ट्रिक करंट में इंस्टेंटेनियस करंट, एवरेज करंट डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, और इंस्टेंटेनियस करंट डी क्यू बाई डी टी। याद कीजिए, तो डी क्यू बाई डी टी का मान कितना रख सकते हैं आई, तो यहां से जो डी डब्ल्यू निकल गया, डी डब्ल्यू वो एल इंटू डी आई इंटू आई, बस इसी को और बढ़िया से लिखेंगे तो एल आई डी आई, यही ना है एल आई डी आई। और आई तो चेंज करते जाएगा, इसमें स्विच ऑन किए तो ये रोकना चाहेगा और बैटरी धीरे करके पुश करके करंट बढ़ाएगा, तो आई तो बढ़ते जाएगा, तो एल इंटू आई इंटू डी आई होगा। ओके, एल इंटू आई इंटू डी आई, क्लियर। तो ये निकला डी डब्ल्यू। तो अगर टोटल वर्क डन निकालेंगे बैटरी के द्वारा, टोटल वर्क डन, तो उसको इंटीग्रेट कर देंगे आई को कैपिटल आई तक। मान लीजिए टोटल करंट जो बहना है बैटरी के कारण, जो मैक्सिमम बह सकता है, जो बह रहा होगा बिल्कुल इक्विलिब्रियम में जाके, वो कैपिटल आई बह रहा होगा। तो टोटल वर्क डन डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, जो छोटा सा वर्क निकला उसे इंटीग्रेट कर देंगे। यानी किसे इंटीग्रेट करेंगे बच्चे, इसे एल आई डी आई को इंटीग्रेट करेंगे। सही बोल रहा हूं ना, एल आई डी आई को इंटीग्रेट करेंगे तो एल तो हमारा बाहर आ जाएगा और आई का इंटीग्रेशन हो जाएगा आई स्क्वायर बाई टू। कहां से कहां भाई, तो आई इक्वल टू 0 से आई इक्वल टू कैपिटल आई तक। टोटल करंट मान लीजिए कैपिटल आई, मान लेते हैं कि कैपिटल आई भरा है, तो जब पुट कीजिएगा तो यहां से डब्ल्यू जो आ जाएगा वर्क डन, उसकी वैल्यू आ जाएगी एल, पहले कैपिटल आई पुट कीजिएगा तो कैपिटल आई स्क्वायर बाई टू, फिर 0 पुट कीजिएगा, 0 का स्क्वायर बाई टू, अपर लिमिट लोअर लिमिट। यानी कहने का मतलब यहां से आ जाएगा एल आई स्क्वायर बाई टू, या इसी को लिख सकते हैं कि वर्डन का वैल्यू आ गया हाफ एल आई स्क्वायर। जैसे हाफ सी भी स्क्वायर होता था ना कैपेसिटर में, वैसे यहां हाफ एल आई स्क्वायर। ये सब डेरिवेशन नहीं पूछता है, निश्चिंत रहिए। तो हाफ एल, लेकिन हाँ ये मैं नहीं करूं, गारंटी दे रहा हूं कि नहीं पूछेगा। है सिलेबस में क्वेश्चन पूछने वाला पे डिपेंड करता है। अगर बोर्ड्स देना है जहां पे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ता है वो देना है तो चिपका देगा, अगर उसका मन घूमा तो चिपका देगा, उसको थोड़ी ना रोकिएगा। सिलेबस में है तो पढ़ना है तो पढ़ना है क्या, और पूछ सकता ही है, क्यों नहीं पूछ सकता है भाई, नहीं पूछता ये जानते, लेकिन अगर उसका मन किया तो घुमा देगा। तो वर्डन आ गया हाफ एल आई स्क्वायर। अब आपको पता है कि जो वर्क डन होगा, ये वर्क डन वो इसके मैग्नेटिक एनर्जी में स्टोर होगा। सो वैल्यू ऑफ वर्क डन, जो बैटरी जो किया वर्क डन, स्टोर्स इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी ऑफ इंडक्टर। मैग्नेटिक एनर्जी ऑफ इंडक्टर, ये देखिए, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि जो इंडक्टर हमारा है और उसका जो मैग्नेटिक एनर्जी है, उसी में ये बर्डन जो बैटरी एक्स्ट्रा वर्क किया वो इसमें स्टोर हो गया मैग्नेटिक एनर्जी में। क्योंकि एनर्जी ऐसा थोड़ी है कि कहीं से बनता है, कोई ना कोई एनर्जी दूसरे रूप में बदला ही होगा ना। तो बोल सकते हैं कि जो बैटरी जुड़ा हुआ होगा उसी का एनर्जी बदल गया इसमें मैग्नेटिक में। तो कितना आ गया, हाफ एल आई स्क्वायर। बस ये लीजिए, तो हेडिंग कर लिए थे ना, हेडिंग कर लिए थे ना, क्या हेडिंग किए थे, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर। तो लिखिए उसमें, लिखिए उसमें, ओके। हाँ लिखिए, लेट एन इंडक्टर विच इंडक्टेंस इज एल, let an inductor which inductance is L
which inductance is L and I current flowing through it. चलिए ठीक है, अब उसमें लाइन चेंज करके लिखिए एज द करंट स्टार्ट ग्रोइंग, एज द करंट स्टार्ट ग्रोइंग, जैसे जैसे करंट बढ़ना शुरू करेगा स्विच ऑन करेंगे तो एज द करंट स्टार्ट ग्रोइंग, ग्रो होना शुरू करेगा, बढ़ेगा। ओके, एज द करंट स्टार्ट ग्रोइंग an induced EMF is set up in the inductor. An induced EMF is set up in the inductor. इंडक्टर में एक EMF सेट हो जाएगा, पता है ना, यहां पे जो करंट को बढ़ने नहीं देगा। Set up in inductor and set up in the inductor and the induced EMF then and the induced EMF comma then opposes the growth of current through it, opposes the growth of current through it। देखिए अपोजेस द ग्रोथ ऑफ करंट थ्रू इट, मतलब इसके जरिए जो करंट बढ़ रहा है ना उस ग्रोथ को ये इंडक्टर रोकेगा, ईएमएफ जो है उत्पन्न हुआ जो। ओके, आगे उसी में लिखिए द सोर्स ऑफ ईएमएफ, जो जुड़ा हुआ है सोर्स ऑफ ईएमएफ, यहां नहीं, ये तो ईएमएफ है एक जो सोर्स जुड़े हैं, बैटरी। द सोर्स ऑफ ईएमएफ हैज टू स्पेंड, द सोर्स ऑफ ईएमएफ हैज टू स्पेंड, SPEND, spend, the source of EMF, the source of EMF has to spend energy in sending current, energy in sending current through the circuit, sending current through the circuit, through the circuit against the induced EMF, through the circuit against the induced EMF। मतलब कि जो यहां EMF इंड्यूस्ड हुआ उसके अगेंस्ट में बैटरी को वर्क करना पड़ रहा है करंट को भेजने के लिए। ओके, अगेंस्ट द इंड्यूस्ड EMF, फुल स्टॉप के बाद उसी में लिखिए बच्चे, फुल स्टॉप लिखिए द एनर्जी स्पेंट बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ, द एनर्जी स्पेंट, जो यहां सोर्स ऑफ ईएमएफ होगा बैटरी, जो एनर्जी स्पेंड कर रहा है करंट को भेजने में, वो मैग्नेटिक एनर्जी में स्टोर होगा, वही लिख रहा हूं। तो क्या मैंने लिखा, द एनर्जी स्पेंट बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ इज स्टोर्ड, is stored in the inductor in form of magnetic energy। ओके, इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी। बस तो मान लिया कि शुरू में करंट हमारा जीरो बह रहा था, शुरू में करंट जीरो और बाद में करंट आई था, तो आई करंट तक टोटल एनर्जी जो स्टोर करेगा हाफ एल आई स्क्वायर होगा। ओके, तो अब इसे नोट करके वहां तक नोट कीजिए और याद करने के लिए कैपेसिटर का सहारा लीजिएगा, जैसे वहां हाफ CV स्क्वायर, यहां पे सेम तरीके से हाफ एल आई स्क्वायर होता। ओके, चलिए मैं साइड हटता हूं, वहां तक नोट कीजिए तो जल्दी से नोट कर लिए मेरे लॉयन। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कर लीजिएगा डेराइव एग्जाम में, 2-4 बार रिवीजन कीजिएगा तो हो जाएगा। पहले DW जो है हम वर्णन करेगा बैटरी, वो ये EMF इंटू DQ होगा, EMF इंटू DQ। EMF का वैल्यू पता है आप लोगों को, DQ पता, बस यहां कीजिएगा, DT को यहां चिपका लीजिएगा तो I बन जाएगा, तो बन गया L I ये DI, बस LIDI, उसको इंटीग्रेट कर देना है बस। I का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, I के रिस्पेक्ट में, I का इंटीग्रेशन I के रिस्पेक्ट में, जो I है इस I का इंटीग्रेशन I के रिस्पेक्ट में कितना होगा, I स्क्वायर बाई 2। चलिए साफ कर रहे हो, ओके, साफ कर दो इसे खटाक से, लीजिए
इतना समझ में आया, इतनी सारी चीजें। फिर हम लोग इंडक्टेंस निकालेंगे, इंडक्टेंस प्रूव करेंगे, इंडक्टेंस सोलेनॉइड वगैरह का, फिर उसके बाद जो भी चीजें हैं वो भी। चलिए साफ करता हूं इसे। ओके, पता है ये सब चीजें ना, कभी कभी जैसे हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोग को कोई समझाने वाला नहीं होता था। तो जब समझाने वाला हम लोगों को नहीं होता था तो लगता था कि पढ़ लिए, समझ में आ गया, सब समझ में आ गया, सब एवरीथिंग इज ओके, और क्वेश्चन बनाते थे तो बनता ही नहीं था। तो टीचर को फिजिक्स को मान लीजिए, हम तो नहीं, हम तो खैर समझ गए थे इस चीज को समय रहते कि कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाता है पढ़ाई। लेकिन अदर जो मेरे फ्रेंड थे वो टीचर को, फिजिक्स को, या फिर जो भी सब्जेक्ट है उसको हमेशा बड़ा बुरा भला कहते रहते थे। लेकिन ये बात है बच्चे कि उससे कोई फायदा नहीं है। आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, बार बार क्वेश्चन कीजिएगा, तभी जाके क्वेश्चंस बनेगा। अदरवाइज नहीं तो क्वेश्चन बनने का आपका कोई भी चांस नहीं है, चांस ही नहीं बनता है बॉस। अदरवाइज क्वेश्चन बनने का आपका कोई भी चांस नहीं है, चांस ही नहीं बनता है बॉस। चलिए क्लियर हो गई चीजें, इसे मैं कर रहा हूं साफ। ओके, ये लीजिए। तो पता है बच्चे, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी आपको। अगर आप मेरे साथ नहीं हो, आप नहीं प्रैक्टिस कर सकते हो, आप ऊपर ऊपर करो। मन मारना सबसे बड़ी बात होती है बच्चे। अगर आप मन नहीं मार सकते हो, मन नहीं मार सकते हो, तो कहने का मतलब यह हुआ कि आपको तो कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, मन तो मारना ही पड़ेगा। ये लीजिए। चलिए अब हम लोग इंडक्टेंस प्रूव करते हैं लॉन्ग सोलेनॉइड का। लॉन्ग सोलेनॉइड का इंडक्टेंस, सोलेनॉइड को ऐसे भी हम लोग लॉन्ग ही लेते हैं, याद कीजिए। तो लॉन्ग सोलेनॉइड का इंडक्टेंस क्या होगा, ये हम लोग जल्दी से जल्दी प्रूव कर लेते। ओके, चलिए हेडिंग कीजिए, इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड। ओके, इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड, हेडिंग कीजिए, इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड। बड़ा आसानी से प्रूव हो जाता है जी, बड़ा आसानी से। ये देखिए, लॉन्ग सोलेनॉइड का इंडक्टेंस प्रूव करते हैं। मान लीजिए हमारे पास इंडक्टेंस निकालना है ना, मान लीजिए हमारे पास कोई सोलेनॉइड है। ये देखिए, सोलेनॉइड 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 सोलेनॉइड। ओके, सोलेनॉइड ये ऐसे नहीं बनाते हैं सोलेनॉइड, ऊपर किसी पाइप के ऊपर लपेट कर बनाते हैं ना, तब सोलेनॉइड जैसी फीलिंग आएगी ना, किसी पाइप के ऊपर। ये लीजिए, ये देखिए हमारा सोलेनॉइड है। अब इस सोलेनॉइड का एल निकालना है, एल एल एल। अच्छा, मैं आपको ये तो पढ़ा चुका हूं, याद की, जिसमें कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे वो बता रहा हूं एल प्रूव करने के लिए। मैं तो आपको ये पढ़ा चुका हूं, क्या पढ़ाया हूं भाई, कि सेल्फ इंडक्टेंस में फाई इक्वल टू एल आई होता है, याद है किसी बच्चे को। और साथ साथ में ये भी मैं चिल्लाकर बोला था आपके लिए कि अगर एन फेरा हो तो यहां टोटल फ्लक्स लेते हैं, टोटल टर्न से एन फाई, याद कीजिए। एक से अगर फाई है, एक फेरा से, या तो टोटल फ्लक्स को फाई लिखिए, और नहीं तो एक फेरा को फ्लक्स को फाई, जो जनरली लिखा जाता है। तो टोटल फ्लक्स आपका हो जाएगा एन फाई, तो एन फाई ये हो जाएगा। ओके, तो ये इसी से हम एल निकाल लेंगे। एल की वैल्यू कितना हो जाएगा यहां से, एन फाई बाई आई, बस यही फॉर्मूला। जैसे कैपेसिटेंस में याद है मैंने बोला था कि Q इक्वल टू सी भी होता है, तो जब किसी भी चीज का कैपेसिटेंस C निकालना रहेगा तो Q बाई भी कर लीजिएगा, याद कीजिए। किसी भी चीज का उस पर Q चार्ज दीजिए, भी निकाल लीजिए, Q बाई भी डिवाइड कर दीजिए। और वैसे यहां पे भी जब L निकालना रहेगा तो फ्लक्स डिवाइड बाई आई कीजिएगा, आई को इधर नीचे भेज दीजिएगा, फ्लक्स से यहां पर टोटल फ्लक्स लीजिएगा, बस। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताइए हम क्या करते हैं, पहले बताइए कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है आपको पता है, ये मैं पढ़ा चुका हूं कि इधर से जाएगा। ओके, मैग्नेटिक फील्ड, अगर एक टर्न की बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड बाय टर्न्स ऑफ सोलेनॉइड, बताइए मुझे जल्दी से। सोलेनॉइड के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड का टर्न कितना, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, पता है ना आप लोग को, म्यू नॉट स्मॉल एन आई।
किनको पता है कि सोलेनॉइड के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है वो म्यू नॉट स्मॉल एन आई होता है। बी का वैल्यू बी म्यू नॉट स्मॉल एन आई। और ये पता है किनको क्या स्मॉल एन क्या होता था? स्मॉल एन होता था टर्न पर यूनिट लेंथ। जब फॉर्मूला प्रूव किए थे तो आया था म्यू नॉट एन आई बाई टोटल लेंथ एल, याद कीजिए। और मैंने कहा था कि एन है टोटल टर्न और एल है टोटल लेंथ, तो टोटल टर्न बाई टोटल लेंथ कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा टर्न्स पर यूनिट लेंथ, जिसको हम लोगों ने नाम दिया था स्मॉल एन। हल्का फल्का भी याद आ रहा है तो याद कीजिए, आपको याद आ रहा होगा टकाक से, यस। तो कैप यहां स्मॉल एन जो टर्न पर यूनिट लेंथ है स्मॉल एन, अरे म्यू नॉट एन आई की जगह क्या क्या म्यू नॉट एन आई था, तो यहां जो एन है स्मॉल एन ये टर्न पर यूनिट लेंथ होता था, जिसका वैल्यू एन बाई एल होता था, याद कीजिए। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो कितना आ गया? म्यू नॉट एन कैपिटल एन आई बाई टोटल लेंथ। बस रुकिए, ये तो मैग्नेटिक फील्ड निकल गया। तो मुझे बताइए सिंगल फेरा से फ्लक्स कितना होगा? सिंगल टर्न से, ओके। मैग्नेटिक फ्लक्स, जल्दी बोलिए, मैग्नेटिक फ्लक्स बाय सिंगल टर्न ऑफ सोलेनॉइड। यानी सोलेनॉइड का जो एक टर्न है ना, उससे फ्लक्स निकाल लेंगे एन, और मान लेते हैं टोटल टर्न एन है तो एन से गुना कर देंगे, टोटल फ्लक्स निकल जाएगा एन फाई, उसमें आई से डिवाइड कर देंगे, यही ना करेंगे। हमको पहले क्या चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड चाहिए ना भाई। आखिर क्यों चाहिए मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड नहीं चलेगा तो काम कैसे होगा? हमको तो एल का वैल्यू जो होता है ये टोटल फ्लक्स बाई करंट होता है। अगर एन टर्न है और एक से एक टर्न से फ्लक्स फाई मानते हैं तो टोटल फ्लक्स एन फाई हो जाएगा। तो एन फाई बाई है तो टोटल फ्लक्स चाहिए ना। तो एक काम कर रहे हैं कि पहले मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिए। ये जो टर्न है, एक टर्न की बात करें तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पास कर रहा है वो बी निकाल लिए। अब इससे फ्लक्स निकाल लेते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला आप लोगों को सबको पता है कि बी ए कॉस थीटा होता है, सबको पता है कि बी ए कॉस थीटा होती है। तो बी का वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। कितना बी का वैल्यू? ये देखिए म्यू नॉट कैपिटल एन आई बाई एल, बी का वैल्यू हो गया। टर्न का एरिया ए मान लेते हैं, जो कि लिखते वक्त लिख लेंगे, मान लेंगे यहां टर्न का एरिया, ये टर्न का एरिया ए मान लेते हैं एरिया, तो एरिया ये हो गया। अब मैग्नेटिक फील्ड भी इधर, तो एरिया वेक्टर भी इधर सिंगल टर्न के लिए, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ना एरिया वेक्टर लिया जाता है। कहने का मतलब ये कि कोशिश किया जाता है कि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल जितना कम बने। अगर ऐसे टर्न इधर मैग्नेटिक फील्ड जाता तो इधर ले लेते थे एरिया वेक्टर, ताकि दोनों के बीच का जो एंगल वो मिनिमम हो। उल्टा भी ले सकते हैं लेकिन वहां फिर गड़बड़ा जाएगा निगेटिव चिन्ह के साथ, निगेटिव साइन के साथ। तो एरिया वेक्टर भी प्लेन पे परपेंडिकुलर इधर, बी भी इधर, तो यहां से हमारा एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल हो गया 0 डिग्री। टर्न तो ऐसे ही ना है, इधर से ऐसे टर्न का जो फेरा है वो ऐसे ही ना गया है, और मैग्नेटिक फील्ड इधर और एरिया वेक्टर भी इधर, तो दोनों के बीच का एंगल 0 ना, इंटू कॉस 0। फ्लक्स होता है ना बी ए कॉस थीटा, कॉस 0 हो गया बग। यानी सिंगल टर्न से जो फ्लक्स निकल गया वो कितना आ गया? म्यू नॉट एन आई ए बाई एल। बस बस बस। अब हम लोग लगा देंगे सेल्फ इंडक्टेंस वाला फार्मूला, खटाक से निकल जाएगा सेल्फ इंडक्टेंस। बस छोटा सा तो प्रूव है, तन्नी गो प्रूव है, ओके। चल इसे साफ करता हूं, साफ करके आगे चलते हैं। ये इसी से वी नो दैट, क्या हम लोग जानते हैं? क्या जानते हैं ये बताइए? कि जो टोटल फ्लक्स होता है सेल्फ इंडक्शन में, टोटल फ्लक्स वो हमारा एल आई के इक्वल होता है, याद कीजिए। टोटल फ्लक्स यहां एन फाई होगा। अगर सिंगल टर्न से फ्लक्स फाई माने हैं तो टोटल फ्लक्स एन आई होगा, और नहीं तो सिंगल टर्न से फ्लक्स निकाल के यहीं पे एन से गुना कर दीजिए तो टोटल फ्लक्स निकलेगा, तो डायरेक्ट टोटल फ्लक्स का मान रख दीजिए। या तो यहां एन से फाई में गुना कीजिए, या एक से फ्लक्स निकाल के यहीं पे एन से इंटू कीजिए, तो टोटल फ्लक्स एन फाई इक्वल टू एल आई होगा। और यहां से आप एल जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? एन फाई बाई आई। तो एन हो गया एन और फ्लक्स हो गया म्यू नॉट कैपिटल एन आई ए। कितना हो गया? म्यू नॉट कैपिटल एन आई ए, म्यू नॉट कैपिटल एन आई ए बाई एल। बस यही ना हो गया, और डिवाइडेड बाई आई,
आई भी तो है ना नीचे, ये एन हो गया, ये फ्लक्स का मान हो गया म्यू नॉट एन आई ए बाई एल, यस ये एन हो गया, ये वाला एन, ये टोटल फ्लक्स इसका मान हो गया, टोटल फ्लक्स का मान हो गया, और नीचे में आई, आई से आई मर जाएगा, सॉल्व होके एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। बस ये निकल गया हमारा सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू। आप चाहेंगे तो ऊपर नीचे एल एल गुना करके बदल भी सकते हैं, बहुत सारा बुक में बदला हुआ भी रहता है, बहुत सारा बुक में बदला हुआ भी रहता है, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं, लेकिन आंसर तो सब सेम ही है। तो ये हमारा निकल गया सेल्फ इंडक्टेंस। एल एल से गुना करने से क्या फायदा होगा कि अगर एल एल से गुना कर दीजिएगा ना दोनों साइड, देखिए एल एल से गुना कर दीजिएगा ना एल एल से, ओके, तो इससे सेल्फ हम नीचे एल हो जाएगा तो एल स्क्वायर हो जाएगा, एल स्क्वायर अगर हो जाएगा तो एल स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर, इसी को आगे बढ़ाते हैं, चलिए ऊपर नीचे एल एल से इंटू करके निकाल ही देते हैं। देखिए एल एल से इंटू कर दिए तो क्या हो गया है, एल स्क्वायर नीचे हो गया, तो ये हो गया म्यू नॉट, और यहाँ कैपिटल एन स्क्वायर कैपिटल एल स्क्वायर होगा, यानी एन बाई एल का होल स्क्वायर, तो एन बाई एल को बोलते हैं ना स्मॉल एन, तो यहाँ हो गया स्मॉल एन का स्क्वायर ए और इंटू एक एल, ये एल बच गया ना, ये एल बच गया ना, तो ऐसे लिखिए, और नहीं तो ऐसे मत लिखिए, ऐसे छोड़ दीजिए, बात सेम है, दोनों सेम ही चीज है, बुक में अलग अलग तरीके से लिखा रहता है। ये नीचे तो ये निकल गया सेल्फ इंडक्टेंस किसका, लॉन्ग सोलेनोइड का। ठीक है, तो चलिए लिखिए, उसमें हेडिंग कर लिए है ना, हेडिंग किए है ना, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनोइड, डिराइव कर लीजिएगा ना एग्जाम में अगर आएगा तो। और कॉन्सेप्ट्स देखिए, कंपटीशन के लिए बहुत जरूरी होता है कॉन्सेप्ट्स याद रखना, डेरिवेशंस का मैं बार बार कहता हूं, उसके बगैर फिजिक्स आपसे स्ट्रांग नहीं। डेरिवेशंस भी अपने आप में एक न्यूमेरिकल्स होता है। क्या किए हम इसी को न्यूमेरिकल के फॉर्मेट में दिखा दिया जाता है, लिख देगा कि एक मैग्नेटिक फील्ड बी पास कर रहा है वगैरह वगैरह, तो बताइए कितना होगा सेल्फ इंडक्टेंस। इसी को न्यूमेरिकल के फॉर्मेट में देखते हैं ना एग्जाम में, आपको वैल्यू नहीं दिया रहेगा बी का ए का, बस बोलेगा बी है ए है और निकालिए। तो कंपटीशन भी काम वैसे ही देता है, क्वेश्चंस आता है, तो आपको ये पता रहेगा। ये भी एक तरीके से क्या होता है, डेरिवेशंस भी एक न्यूमेरिकल होता है, बार बार मैं कहता हूं। तो मैंने क्या बोला आप लोगों से कि पहले सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकाल लीजिएगा। ठीक है, आराम से चुपचाप। मैग्नेटिक फील्ड क्यों निकालेगा, क्योंकि सिंगल टर्न से फ्लक्स निकालना, बी ए कॉस थीटा, बी पता है, ए पता है, थीटा होगा 0 डिग्री, क्योंकि एरिया वेक्टर भी टर्न ऐसे गोल है, तो एरिया वेक्टर भी इधर, फ्लक्स फील्ड भी इधर, तो 0 डिग्री। और फ्लक्स जब एक से निकल जाएगा तो ये वाला फार्मूला लगा दीजिएगा, इन फाई इक्वल टू एल आई, तो आई इक्वल टू टोटल फ्लक्स बाई आई, यहां से निकल जाएगा। ओके, चलिए तो लिखिए, उसमें हेडिंग किया है ना, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनोइड, लिखिए उसमें, लेट ए लॉन्ग सोलेनोइड ऑफ लेंथ एल, let a long solenoid of length L, let a long solenoid of length L, ठीक है, and cross sectional area capital A, and cross sectional area या cross section area capital A, तो सेक्शन एरिया कैपिटल है, एंड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एंड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ is a small n, टर्न पर यूनिट लेंथ स्मॉल एन होता है ना, स्मॉल एन, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज स्मॉल एन। ओके, सपोज करेंट थ्रू सोलेनोइड इज आई, सपोज करेंट थ्रू सोलेनोइड इज आई, then we have to derive value of its self inductance, हो गया। चलिए, तो ये फिगर ड्रॉ करके यहां तक नोट कीजिए, बड़ा आसान डेरिवेशन, नोट कीजिए जल्दी से,
मैं साइड हटता हूं, नोट कीजिए बच्चे। ओके, कर लिए नोट। चलिए इरेज कर रहा हूं इसे। एक बात मैं और बता दूं, सुनिए, इसका तो मैंने कर लिया, कोई बड़ी बात नहीं है। एक चीज और जो बुक में नहीं मिलेगा लेकिन मैं पढ़ा रहा हूं तो पढ़ा ही दूं। क्या, सुनिए, आपके पास मान लीजिए कोई प्लेन ऐसे क्वाइल है, प्लेन क्वाइल, तो मैंने कहा था कि हर एक क्वाइल अपने आप में एक इंडक्टर का काम करता है जो करंट चेंजिंग को रोके। तो प्लेन क्वाइल से अगर आई करंट फ्लो होता है तो आपको पता है ना कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो इसका सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू हम लोग निकालना चाह रहे हैं। प्लेन कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस अपने आप में क्या होगा, डिराइव कर रहे हैं तो इसे भी कर देते हैं, क्या दिक्कत है जी, बड़ा आसान है क्या। ये भी ऐसा वाला भी कॉइल, देखिए इस भी कॉइल है, वो सिंपल कॉइल है, एक सिंपल तार है, उसमें भी अगर चुंबक को आगे पीछे लेके जाइएगा तो वोल्टेज वहां भी उत्पन्न होगा और वहां भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा, वहां भी करंट बहेगा, और करंट बहेगा तो उसे करने इसमें भी एक ईएमएफ डेवलप होगा जो चाहेगा कि करंट को नहीं रोके। मैंने क्या बोला था पहले इंडक्टर में, मैंने बोला था कि कोई भी कॉइल जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की घटना घटती है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन घटना घटेगा तो क्या होगा, वो करंट बदलाव को रोकना चाहेगा, क्योंकि करंट बढ़ेगा, इसमें करंट बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा तो इससे फील्ड बढ़ेगा, इसका जो फील्ड जो जनरेट होता है इसके चारों तार के चारों ऐसे करके आपको पता होगा, और प्लेन कॉइल के कितना था सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड भी आपको पता है, तो फील्ड भी आपको जनरेट होगा। तो जब फील्ड जनरेट होगा तो इससे फ्लक्स पास करेगा, फ्लक्स की वैल्यू वेरिएबल होगी, फ्लक्स वेरी करेगा ना भाई, करंट चेंज करेगा तो फील्ड चेंज करेगा तो फ्लक्स चेंज करेगा, तो यहां भी जो फ्लक्स चेंज करेगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा जो रोकेगा करंट को। तो ये भी अपने आप में ये कहीं ये सब यूजफुल नहीं है, ये छोटा मोटा चीज है, छोटा सा है, इसलिए इसका वो बड़ा वाला जो होता है वो यूजफुल होता है बस। ओके, और लॉन्ग सोलेनॉइड, हम लोग सोलेनॉइड वाला में अभी लॉन्ग क्यों लिखे थे, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आती है अंदर में तभी होता है जब लॉन्ग सोलेनॉइड है। याद कीजिए हम लोग डेराइव जब सोलेनॉइड पढ़ रहे थे उस समय डेरिवेशन में यूज भी किए थे। ओके, तो चलिए हम लोग पहले इसकी बात कर ले, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप, ये सर्कुलर लूप का निकाल रहे हैं, कितना होता है किन्हीं को याद आ रहा है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर इंटू 2 पाई। किनको ये फॉर्मूला याद है कि सर्कुलर लूप के कारण जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आता है वो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर इंटू 2 पाई होता है। ओके, याद होगा आप लोग को, मुझे पता है हम लोग पढ़े थे, पाई से पाई चला जाएगा, 2 से 2 4 चला जाएगा, एन टर्न है तो एन से इनटू कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आ जाएगी, देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो बी का वैल्यू आ जाएगा, एक सेकेंड यहां मत काटिए, छोड़िए यहां मत काटिए, यहां रहने दीजिए, 4 पाई रहने दीजिए, यहां दीजिए, यहां से अच्छे से याद होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर इंटू 2 पाई। याद कीजिए मैंने बोला था आप लोगों को कि अगर पूरा लूप रहेगा तो 2 पाई, अगर मान लीजिए लूप ठिट्टा बना रहा है तो 2 पाई की जगह पर ठिट्टा रिप्लेस कीजिएगा, हल्का फल्का आपको याद आ रहा होगा। ओके, तो यहां से आ गया एन इंटू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर इंटू 2 पाई, मर जाएगा, मार दीजिए, पाई से पाई, 2 से 2 4, यानी कितना आ गया, एन म्यू नॉट आई बाई 2 आर। तो ये निकल गया मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फ्लक्स निकालिएगा किसके द्वारा, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या बच्चे, बाय सिंगल टर्न ऑफ सोलेनॉइड। तो मैग्नेटिक फ्लक्स वी कॉस थीटा होता है, बी का वैल्यू आपने निकाल रखा है बी। अच्छा एक चीज और, बच्चे का एक और क्वेश्चन आता है कि सर जो प्लेन का आप सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू डिराइव कर रहे हैं तो स्टेप तो आप ऐसे ही यूज कीजिएगा सर, नो डाउट ये समझ रहे, लेकिन सर प्लेन के लिए सेंटर पे नहीं ये मैग्नेटिक फील्ड मिलता है सर। हाँ सर, यहां 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 ये सब जगह पर तो अलग मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। हाँ मिलेगा, तो सर तब तो ये गलत होगा, एकदम गलत होगा। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं, ये मान करना कि अंदर में हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड सेम है, जो कि नहीं होता है, तो मैं लिखवा दूंगा, ये जूम करके ही इसको डिराइव करने के लिए कहा जाता है अगर कहेगा भी तो, लेकिन जो कि नहीं दिखता है। तो बी ए कॉस थीटा हो गया, बी का वैल्यू आपने अभी निकाला, कितना निकाला ये बताइए, एन म्यू नॉट आई बाई 2 आर। इसलिए नहीं दिखता है, वजह तो मैंने बताया ही, क्योंकि हर जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम नहीं है तो फ्लक्स अलग ना होगा। हम लोग जो फ्लक्स निकाल रहे हैं लूप से वो सेंटर का मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं, तो हर जगह का मैग्नेटिक फील्ड सेम ना होना चाहिए, तब ना फ्लक्स निकालेंगे। तो जूम कर रहे हैं कि हर जगह सेम है। ए की वैल्यू मान लेते ए है, थीटा हमारा वहीं 0 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अगर अंदर की ओर है तो एरिया वेक्टर भी ऐसे प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर ही लेंगे। cos 0 1 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, एन गुना आ जाएगा म्यू नॉट एन आई ए बाई 2 आर, म्यू नॉट एन आई बाई ए इंटू 2 आर। ओके, तो ये निकल गया फ्लक्स, और जब फ्लक्स निकल गया
तो आपको पता है कि सेल्फ इंडक्टेंस के लिए टोटल फ्लक्स एन फाई इक्वल टू एल आई, यहां से सेम चीज यहां तक होगा, और यहां निकालिएगा तो एन फाई की वैल्यू निकाल लीजिए, एन आपको पता ही है, और सिंगल टर्न से फ्लक्स निकालें कितना, म्यू नॉट एन आई, देखिए म्यू नॉट एन आई ए बाई 2 और बस पुट कर लीजिए, हो गया। कितना आ गया, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए, अच्छा बाई आई भी तो करेंगे ना, बाई आई से आई कट जाएगा, एन फाई बाई आई ना होता है, तो एन हो गया और ये हमारा फाई हो गया, फ्लक्स एक टर्न का फ्लक्स हो गया, बाई आई से आई कट गया, तो म्यू नॉट एन स्क्वायर ए, अब आई नीचे में जो एल था उसके जगह पर 2r होगा, बस इतना याद रखिएगा, काम हो जाएगा आपका। एल के जगह पर आपका क्या हो जाएगा, नीचे में 2r हो जाएगा, बस इतना से एनफ है, इतना से आपका काम हो जाएगा, इसके बाद आपको जरूरत ही नहीं पड़ने वाला, ओके। 2r बस इतनी सी बातें हैं। हाँ आप चाहेंगे तो एरिया का वैल्यू पाई आर स्क्वायर रख सकते हैं, एरिया का वैल्यू अगर पाई आर स्क्वायर रखिएगा, पाई आर स्क्वायर, तो आर से आर कट जाएगा, ओके, और नीचे में आर नहीं रहेगा, नीचे में सिर्फ 2 रहेगा, ओके, ऊपर एक आर बच जाएगा। एरिया का वैल्यू पाई आर स्क्वायर, वहां भी सोलेनॉइड में भी अगर दिया हुआ है रेडियस तो एरिया निकाल सकते हैं, हम एरिया के टर्म में लिख रहे हैं, एरिया तो निकाल के रख देंगे फॉर्मूला में। तो लिखिए, हेडिंग कीजिए, अगला लिखिए, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ प्लेन क्वाइल, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ प्लेन क्वाइल का सेल्फ इंडक्टेंस, ओके। और लिखिए उसमें प्लेन क्वाइल के सेल्फ इंडक्टेंस में जल्दी से लिखिए, उसमें लेट प्लेन क्वाइल विच रेडियस इज कैपिटल आर, ये देखिए विच रेडियस इज कैपिटल आर, लेट ए प्लेन क्वाइल विच रेडियस इज कैपिटल आर एंड एरिया इज कैपिटल ए, एरिया तो ऐसे भी निकल जाएगा, एरिया इज कैपिटल ए, हैविंग टोटल टर्न्स कैपिटल एन, हैविंग टोटल टर्न्स कैपिटल एन, टोटल टर्न्स इसका कैपिटल एन है, ओके। उसे में लिखिए फुल स्टॉप के बाद, बी हैव टू derive value of its self inductance, उसमें फुल स्टॉप के बाद लिखिए, assume that magnetic field inside the coil is equal to magnetic field inside the coil is equal to magnetic field at center, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर पे है वही अंदर वाला भी है, ओके। assume that magnetic field inside the coil is equal to magnetic field at center, मैग्नेटिक फील्ड जितना सेंटर पे उतना अंदर हर जगह पे, जूम करके ही करना पड़ेगा, नहीं तो हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग होगा तो कैसे निकालेगा, फ्लक्स ही नहीं निकाल पाइएगा, बी का वैल्यू सेम रहेगा ही नहीं, ठीक है बच्चों। और अलग अलग जगह पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है ये निकालने के लिए हम लोग को पता भी नहीं है, हम लोग को पढ़ना भी नहीं, ओके, ठीक है। तो वहां तक उसे नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए। इससे पहले एक चीज और नोट कर, एक चीज और मैं बता दूं, सुनिए, क्या कि सोलेनॉइड के लिए प्रूव किए थे नीचे में एल आया था ना, लेकिन सोलेनॉइड के लिए वो फॉर्मूला एल वाला तब होगा जब बीच में एयर रहेगा, एयर, अगर एयर नहीं रहेगा, कोई दूसरा मटेरियल डाल दिया जाएगा, मैग्नेटिक मटेरियल, तो म्यू नॉट के जगह पर म्यू नॉट इंटू म्यू आर हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, आपको पता है, नोट करके लिख भी सकते हैं, नोट की सोलेनॉइड के अंदर अगर कोई मटेरियल डाला हुआ हो तो जहां म्यू नॉट था उसके जगह पर म्यू नॉट इंटू म्यू आर हो सकता है, वहां म्यू आर हो जाएगा, रिलेटिव अलग मटेरियल के लिए म्यू नॉट इंटू म्यू आर होता है ना। अब इसे नोट कीजिए, ओके, कर लिए नोट बच्चे। तो जल्दी जल्दी हम लोग कुछ क्वेश्चंस खटाक देख लेते हैं, जल्दी जल्दी आप लोग क्वेश्चंस के लिए रेडी हो जाइए, बस ये सबको साफ कर देता हूं, मैं लिख देता हूं, ये वैल्यू कितना आया था हमारा सेल्फ इंडक्टेंस, कितना आया था, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल, यही ना आया सेल्फ इंडक्टेंस, कितना आया है, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल, यस। क्या कह रहा है क्वेश्चन में जी, अपना क्लास असाइनमेंट निकालिए मेरे बहादुर शेर, आप अपना क्लास असाइनमेंट खटाक निकालिए ना, खटाक,
आप निकालिएगा क्लास असाइनमेंट खटाक खटाक खटाक, तब तो हमको ही पढ़ाने में मजा आएगा। खटाक 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 आप सपोर्ट कीजिएगा, खटाक खटाक खटाक, तब तो हमको ही मजा आएगा पढ़ाने में। खटाक 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 क्या कह रहा है क्वेश्चन में? देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपसे कि आपका एयर कोर सोलेनोइड यानी चुपचाप म्यू नॉट ले लेना, म्यू आर की जरूरत नहीं है। ओके, डायमीटर 4 सेंटीमीटर है। ओके, एरिया निकाल लेंगे एंड लेंथ 60 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही, लॉन्ग सोलेनोइड है। ओके, और 4000 टर्न दिए हैं। फाइंड द इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड एल। व्हाट इज द इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड इफ आयरन कोर जिसका 4000 रिलेटिव परमेबिलिटी है? कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं खटाक से। देखिए क्वेश्चन में पहले तो एरिया निकालना पड़ेगा 4 पाई आर स्क्वायर करके। ओके, रेडियस हमारा दिया 4 सेंटीमीटर। देखिए सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन का। रेडियस कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। तो एरिया निकालेंगे पाई आर स्क्वायर। आपको पता है कि पाई की वैल्यू कितनी होती है बच्चे? पाई की वैल्यू 22/7। आर का सेंटीमीटर को मीटर में बदलिएगा तो 4 × 10⁻² का होल स्क्वायर। जब सॉल्व कीजिएगा ए का वैल्यू पाई आर स्क्वायर करके तो आपको आंसर आ जाएगा। एरिया का वैल्यू कितना आ जाएगा? टोटल आ जाएगा 4 पाई। ओके, हाँ 4 पाई × 10⁻⁻4। 4 पाई भाई, 4 पाई, ये 4 हो गया, ये पाई हो गया, पाई को रहने दीजिए पाई। 4 पाई × 10⁻⁻4 हमारा क्या? मीटर स्क्वायर। एरिया निकल गया। चलिए रेडियस दिया था, एरिया निकाल लिए। और कह रहा बीच में एयर है। लेंथ हमारा 60 सेंटीमीटर है। एल की वैल्यू 60 सेंटीमीटर, 60 × 60 यानी कहने का मतलब कितना? 0.6 मीटर। 60/100 कीजिएगा तो 0.6 मीटर। रेडियस पता है, लेंथ पता है, एरिया निकाल लिए और कह रहा है कि टोटल टर्न 4000 है। ओके, 4000, एन की वैल्यू 4000 है। ओके, और साथ साथ में कह रहा है कि अगर एयर के जगह पर हम रिलेटिव परमेबिलिटी डाल देंगे जिसकी वैल्यू 4 है, आयरन डाल देंगे तब कितना होगा ये भी दिया। तो कह रहा है इंडक्टेंस। तो सबसे पहला निकालते हैं इंडक्टेंस। एल की वैल्यू कितनी होती है? देखिए μ0 n²a/L, सबका वैल्यू पुट कीजिए। इसकी वैल्यू पता है कितना होता है? 4 पाई × 10⁻⁻7 म्यू0 का। क्यों? क्योंकि म्यू0 4 पाई होता था 10⁻⁻7। तो यहां से म्यू0 निकालेंगे तो 4 पाई × 10⁻⁻7 होता म्यू0 का वैल्यू। ठीक है, एन टर्न कितना हो गया? टर्न 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 4000। तो 4000 का स्क्वायर कर दीजिए चुपचाप, टर्न हो गया। एरिया कितने का हो गया? 4 पाई × 10⁻⁻4 का डिवाइड बाय ए। लेंथ कितने का हो गया? 0.6 मीटर। जब सबको सॉल्व कीजिएगा ना मेरे बच्चे, तो पूरा काटने छाटने के बाद, सब कुछ करने के बाद आपको 0.042 आ जाएगा। 0.042 कितना आ जाएगा? 0.042 हेनरी। इंडक्टेंस का यूनिट हेनरी। इसी में एक क्वेश्चन और कह रहा है कि अगर हम लोग कोई मीडियम एयर के जगह पर कोई दूसरा आयरन डाल दे तो सेम चीजें हो जाएंगी, बस एक ये एक्स्ट्रा होगा। तो बाकी का तो वैल्यू पुट कर ही लिए हैं 0.042। म्यू आर को छोड़ के बाकी सबका वैल्यू निकाल लिए है ना, इसमें म्यू आर इंटू हो जाएगा, यानी 0.042 × 4000। सॉल्व कीजिएगा तो वैल्यू लगभग में आपका आ जाएगा। सॉल्व करने के बाद 4000 इंटू करने के बाद 168 हेनरी। लीजिए 168 हेनरी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी जी है, फॉर्मूला याद रहेगा, सब बन जाएगा, तो बिल्कुल खटक खटक बनेगा, मजा आ जाएगा। ओके ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चे? कह रहा था करंट इन कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्शन 2 हेनरी इज इंक्रीजेज अकॉर्डिंग टू आई इक्वल टू कितना इंक्रीज कर रहा है? तो आई इक्वल टू इंक्रीज कर रहा है 2 sin t² एम्पियर। ओके 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 ओके। कह रहा फाइंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्पेंट ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन द करंट चेंजेस फ्रॉम 0 to 2 एम्पियर। ओके ओके। जब करंट 0 to 2 एम्पियर हो जाएगा तब हमारा कितना करंट, ये कह रहा कि एनर्जी स्टोर होगा 0 to 2 एम्पियर। कोई बात नहीं है, निकाल लीजिए। एल का वैल्यू दिया हुआ ही है, वो तो करंट वेरी कर रहा है, उसका इक्वेशन दिया। एल का वैल्यू कितना दिया है? 2 हेनरी। एल का वैल्यू कितना दिया है? 2 हेनरी। ओके। और आई नॉट शुरू का करंट कितना दिया है? t इक्वल टू 0 पे करंट कितना दिया? 0 एम्पियर। ओके। और आई टी पर कितना दिया? आई टी इक्वल टू टी पर 2 एम्पियर। यानी कि हम लोग जो इंटीग्रेशन भी किए थे वो 0 से 2 किए थे। अगर आपको मान लीजिए क्वेश्चन में बोलता कि 1 एम्पियर से 2 एम्पियर के, पहले ये मैं बना लेता हूं, यानी आपको 0 से 2 एम्पियर करंट हुआ तो कितना एनर्जी स्टोर होगा? तो एनर्जी आप लोग को पता है, हाफ एल आई स्क्वायर। निकाल लीजिए, हाफ एल आई स्क्वायर आपने पढ़ाई है, तो हाफ हो गया हाफ, एल की वैल्यू 2 और आई की वैल्यू मैक्सिमम जो 0 से 2 के लिए 2 था, सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 4 जूल। एनर्जी 4 जूल हो जाएगा। देखिए एनर्जी 4 जूल।
ओके हाँ, अगर मान लीजिए बोलता कि 1 एम्पियर से 2 एम्पियर के दौरान कितना एनर्जी स्टोर होगा, तो फिर इंटीग्रेशन लगाते। आप लोग एनर्जी वाला आप देखे थे ना, ये कितना आया था आप लोगों का, आपको आया था कितना, एक सेकंड, हाँ LIDI ये आया था, इसको इंटीग्रेट किए थे यही ना। तो मान लीजिए 1 से 2 कहता तो I इक्वल टू 1 से 2 करते हैं यहाँ पे। जैसे हम लोग तो 0 से लेके I तक का फॉर्मूला बना लिए कि T इक्वल टू 0 पे हमारा 0 करंट हो और उसके बाद I पे I हो तो उसके लिए हाफ LI स्क्वायर होगा, नो डाउट। ये फॉर्मूला बना भी लिया और इस पे क्वेश्चन भी कर लिया और मजा भी आ गया। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं मेरे शेर कि अगर मान लीजिए एग्जाम में आपको 0 से नहीं बोलता करंट 1 एम्पियर से 2 एम्पियर जब चेंज हुआ उसके दौरान कितना एनर्जी स्पेंड हुआ, कितना एनर्जी यूज हुआ, तो आप इंटीग्रेशन वाला लगाते बेसिक, जहां पे इसलिए तो मैं कहता हूं कि डेरिवेशन भी अपने आप में क्या है, एक न्यूमेरिकल है डेरिवेशन। सो वहीं देखिए, जिस बच्चों को सिर्फ रटा दिया जाएगा हाफ LI स्क्वायर क्वेश्चन, तो वो तो हाफ LI स्क्वायर बनाएगा। तो ये ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो बना लेगा कि शुरू में 0 था 2 हो गया तो बना लेगा, नो डाउट। 2 पुट करके मैक्सिमम बड़ा 0 से 2 के लिए 2I यहां पुट करके निकाल लेगा। लेकिन जिस बच्चे का मान लीजिए जो रटा है उसको क्वेश्चन पूछेगा कि 1 से 2 एम्पियर करंट जब गया तब कितना एनर्जी होता है, उसको 1 से 2 इंटीग्रेट ना करना पड़ेगा। मेरी बातें आप इसको लिख भी सकते हैं नोट में उसको कॉपी में लिख भी सकते हैं कि U अगर I1 to I2 होगा तो आपको LIDI जो था इसको I इक्वल टू I1 से लेके I इक्वल टू I2 तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा इससे। अगर 0 से ना पूछेगा तो 0 से पूछेगा तो ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट कीजिए मेरे बच्चे। ओके, कर लिए नोट। ये इंडक्टेंस का क्वेश्चन था, ये एनर्जी का क्वेश्चन था। ये सबसे आसान क्वेश्चन और क्या होगा सोचिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक करंट ऑफ 20 मिली एम्पियर इज पासिंग थ्रू इंडक्टर, इतना फाइंड द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर इन कॉइल इफ द करंट इज हाफ देन न्यू वैल्यू ऑफ एनर्जी। अच्छा, करंट का वैल्यू हाफ कर देंगे तो एनर्जी का वैल्यू कितना होगा। ये तो इजी क्वेश्चन है, आप बना सकते हैं। चलिए मैं निकाल देता हूं। क्या देखिए क्वेश्चन, फर्स्ट केस में एनर्जी निकाल लीजिए। फर्स्ट केस में ये देखिए, फर्स्ट केस में साफ करता हूं। फर्स्ट केस में वही लगेगा हाफ LI स्क्वायर, सेकंड में भी वही लगेगा हाफ L स्क्वायर। आपका काम हो गया। ये लीजिए, चलिए बच्चे ये देखिए, फर्स्ट केस में एनर्जी कितना होगा, हाफ LI स्क्वायर। दूसरे में भी हाफ LI स्क्वायर, पहले I1 होगा फिर I2 हो जाएगा। पहले में इक्वल टू होगा हाफ LI1 का स्क्वायर, फर्स्ट केस में हाफ हो गया हाफ। L की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 500 मिली हेनरी, तो 510⁻³ I की वैल्यू कितना, एनर्जी की करा I1 कितना है, शुरू में कितना करंट जा रहा है, करंट जा रहा है आपका कितना 20 मिली एम्पियर। ओके 20 मिली एम्पियर, तो स्क्वायर ना है I स्क्वायर ना, तो 20 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व करने के बाद वैल्यू आपको आ जाएगा 100 इंटू 10⁻⁻6 जूल। ओके, फिर क्या रहा दूसरा केस में क्या, फिर से करंट हाफ कर दिए, हाफ LI2 का स्क्वायर, हाफ हो गया हाफ L का वैल्यू 5 इंटू 100 और I की वैल्यू कितनी होगी, I जो हमारा 20 था उसकी जगह पर 10 हो जाएगा, 10 मिली एम्पियर। तो 10 मिली एम्पियर को फिर बदलेगा 10⁻³ का स्क्वायर कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा तो यहां पे आ जाएगा 25, 4 गुना कम जाएगा, 25 इंटू 10⁻⁻6 जूल। क्लियर इस क्वेश्चन को? क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा ना तो आपको ऑटोमेटिक आइडिया लगेगा। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, बनेगा। ओके बनेगा, ठीक है बच्चे। तो इसे भी नोट कर लीजिए जल्दी से, ये लीजिए नोट कर लीजिए। ओके, बहुत अच्छी बात है मेरे शेर। तो फॉर्मूला याद रखिएगा, एक तो सोलेनोइड के इंडक्टेंस वाला और एक एनर्जी वाला। अच्छा एक चीज और, इंडक्टर के कॉम्बिनेशन वाला को ये याद रखिएगा कि जो रजिस्टर का कॉम्बिनेशन जैसे काम करता है, कैपेसिटर में तो उल्टा हो जाता है, सीरीज वाला पैरेलल सीरीज में चला जाता है रजिस्टर का, लेकिन रजिस्टर का जो कॉम्बिनेशन का होता है वही वाला ये काम करता है। तो आई होप स्टूडेंट्स की आज का क्लास सब समझ गए होंगे। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए। कोई प्रॉब्लम होगा तो जरूर पूछिएगा और इस कोर्स को ना दोस्तों को बताइएगा, रिवीजन जरूर कीजिएगा। रिवीजन नहीं कीजिएगा तो सारा पढ़ा हुआ बेकार हो जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।